देखिए सिक्स्थ में कहता है अ जिमनास्ट जंप्स डाउन फ्रॉम अ हाई पीस ऑफ apparatus। ठीक है, कहता है कि एक जिमनास्ट है वो एक ऊंचाई से जंप करता है नीचे, मिसाल के तौर पे इस तरह से वो एक हाई प्लेटफॉर्म से यूं जंप कर रहे हैं नीचे। सपोज हम इस तरह की एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वो इधर से जंप करता है नीचे की तरफ। कहता है शी ग्रेजुअली बेंड्स हर नीज एज शी लैंड्स। अब देखो ये मैंने आपको मोमेंटम में एक नोट प्रॉपरली पूरा लिखवाया हुआ था मोमेंटम के टॉपिक में, कि जिसमें हमने इम्पल्स के बारे में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आप जितना अपना टाइम ऑफ कांटेक्ट कांटेक्ट बढ़ाते हैं, जितना आप जमीन से टाइम ऑफ कांटेक्ट को, उतना आपकी नीज पे जो अपवर्ड जमीन की फोर्स है वो कम लगना शुरू हो जाती है। बेसिकली मोमेंटम में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था इम्पल्स का, विच वाज फोर्स इनटू टाइम। तो अब अगर आप इसी फॉर्मूला से देखिए, इस मिसाल के तौर पे फोर्स को या टाइम को सब्जेक्ट बना लें, तो ये आ जाएगा इम्पल्स अपॉन टाइम इज इक्वल टू द फोर्स। तो अब मुझे ये बताइए कि ये फोर्स और टाइम, ये आप जाके चेक कीजिएगा, नोट्स में हमने बाकायदा एक पूरा इसके बारे में नोट लिखा हुआ है। अब वो कहते हैं कि देखो शी ग्रेजुअली बेंड्स हर नीज एज शी लैंड्स। ये असल में मुझे ना इस दो सेंटेंसेस पढ़ के ही बात याद आ जानी चाहिए कि हमने ये बात कहाँ पढ़ी थी। वो कहता है विच इफेक्ट डज दिस हैव। तो अब आपको ये बात तो डायरेक्टली एज ए नोट पता होनी चाहिए कि आप जितना, देखिए नीज बेंड करने का मतलब है कि आप जमीन के साथ अपना टाइम ऑफ कांटेक्ट जो है वो बढ़ा रहे हो। तो जितना टाइम ऑफ कांटेक्ट आप बढ़ाते जाओगे, उतना आपकी नीज पे या पाँव पे जो है वो फोर्स कम से कम लगेगी और इंजरी के चांसेस आपको कम से कम होंगे। ठीक है, तो वो कहता है विच इफेक्ट डज दिस हैव। शी विल हैव अ स्मॉलर चेंज ऑफ मोमेंटम एज शी लैंड्स। नहीं, अब इसका डायरेक्ट इस बात से ताल्लुक है, तो ये तो डायरेक्ट नोट हमने लिखा हुआ था इन्हीं सवालों की टाइप की वजह से। शी विल लूज लेस काइनेटिक एनर्जी एज शी लैंड्स। तो ये भी बिल्कुल कोई बात सही नहीं बन रही, ए और बी दोनों गलत। फिर कहता है शी विल एक्सर्ट अ स्मॉलर इम्पल्स ऑन द ग्राउंड। नहीं, इम्पल्स तो उसका सेम ही रहना है, लेकिन ये जो वो कह रहा है कि शी विल एक्सपीरियंस अ स्मॉलर फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड एज शी लैंड्स। तो ये डायरेक्ट उस नोट का जवाब था जो हमने लिखा हुआ था। ये तो डायरेक्ट आप ऑप्शन पे भी पहुंच सकते थे कि इसका डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए, बिकॉज जितना आप नीज को बेंड करने का मतलब होता है आप टाइम ऑफ कांटेक्ट विद द अर्थ बढ़ा रहे हो, तो उससे आपको फोर्स जो है वो कम से कम फील होगी आपको नीज पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिक्स का भी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो सिक्स का डी हम ऐसे टिक कर लेंगे। देखिए नाइन्थ के सवाल में वो क्या कहता है, नाइन्थ में कहता है कि अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन्स, a resultant force of 2 newtons acts on an object of mass 3 kg for 6 seconds। कहता है एक रिजल्टेंट फोर्स है 2 न्यूटन्स का, वो एक्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg फॉर 6 सेकेंड्स। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बच्चों इस सवाल को करने के ना दो अप्रोचेज हैं, जरा बताइए कौन कौन सी अप्रोच से ये सवाल हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन की मैं आपको यहां पे ना दो अप्रोचेस बताता हूं। इसकी फर्स्ट अप्रोच तो आप ये लगा सकते हो कि देखिए द फर्स्ट अप्रोच कैन बी वेरी सिंपल, कि मैं अगर डेटा लिखता हूं कि अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन्स, ये नॉर्मल फोर्स नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स है। तो गौर करो, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 2.0 न्यूटन है। फिजिक्स का राउंडिंग रूल याद है, तो जरूरत पड़े कहीं तो लगाना। अच्छा, अब कहता है कि एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। तो हमें मास दिया हुआ है 3.0 kg का, और फॉर हाउ लॉन्ग ये रिजल्टेंट फोर्स लगती रही, फॉर 6 सेकेंड्स। तो टाइम इसका 6.0 सेकेंड्स आ गया। अब वो कहता है व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम अब क्या लिखेंगे, जरा देखो, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब तो v माइनस यू, इसको फाइंड करने की बात नहीं कर रहा। चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल के आंसर को कहते हैं ना।
ये अपने ढूंढना है। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कहता है कितनी थी। तो अगर इस डेटा पे चलो, तो पहले तो रिजल्टेंट फोर्स और मास के जरिए क्या F इज इक्वल टू एम ए में F की जगह रिजल्टेंट फोर्स में 2.0 न्यूटन पुट करता हूं, मास को 3.0 और एक्सेलरेशन को a पुट करके, तो ये 2.0 अपॉन 3.0 इक्वल टू a, कितना एक्सेलरेशन निकलेगा? ये निकलेगा 0 पॉइंट, अब लोएस्ट सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट है, तो हम इसमें 0.666 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर 3 तक इसको निकाल लेते। अब देखो बच्चों, जब एक्सेलरेशन निकल आए तो फिर सेकंड स्टेप में, तो ये इसका स्टेप 1 हो जाएगा, फर्स्ट अप्रोच का स्टेप 1 है। फिर आप क्या करोगे, अब स्टेप 2 में नाउ एक्सेलरेशन निकल आए और चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी हो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फिजिक्स में यही नहीं है, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब एक्सेलरेशन इज 0.666 और चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू कलेक्टिवली पूरा पूरा फाइंड करना है। तो v माइनस यू फाइंड कर लेते हैं, और टाइम t कितना है, इट वाज 6.0 सेकेंड्स। तो अब ये मल्टीप्लाई होगा 0.666 इंटू 6.0 सेकेंड्स, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा जरा बताइए? ये आ जाएगा 3.99। ये v माइनस यू यानी चेंज इन वेलोसिटी है। अब आपने लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 2 सिग्निफिकेंट है ना, तो हमने 3 तक छाप के अब 2 सिग्निफिकेंट राउंड करना है, तो ये कितना आ जाएगा? ये 4.00 नहीं आ जाएगा, 1 ऐड होगा तो 4.0 सॉरी मीटर्स पर सेकेंड। ये चेंज इन वेलोसिटी इसमें ऐसे क्यों निकलेगी? तो व्हाट वी कैन डू इज कि 4 मीटर्स पर सेकेंड 4.0, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जरा ऑनेस्टली बताइए, क्या ये अप्रोच बिल्कुल सही क्लैरिटी से आपको समझ में आ रही है? क्यों जी, चलिए जबरदस्त। अब यही सवाल मैं बच्चों जरा एक और अप्रोच से करता हूं, इधर जगह नहीं है कहीं पे, तो ये अप्रोच वैसे सबको क्लियर तो हो गई ना? यस। अब सेकंड अप्रोच आप इसमें इम्पल्स वाली वो कर सकते हो। आपको याद है मोमेंटम का टॉपिक? तो चलो ये मैंने जरा, अब ये रिकॉर्डिंग में भी रहेगा जाहिर, तो मैं इसको जरा मिटा देता हूं। तो सेकंड अप्रोच, तो एक तो चलो जवाब हमें इस पहली अप्रोच से बड़ा बेहतरीन मिल गया कि हाउ विल वी फाइंड आउट कि ये हमने कैसे निकाला। ठीक है, कि पहले भी गुड एमए लगाया और फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, तो ये तो फर्स्ट अप्रोच थी। नाउ द सेकंड अप्रोच फॉर दिस वेरी सेम क्वेश्चन इज थ्रू इम्पल्स वाला जो कॉन्सेप्ट था। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों कि आपको इस सवाल के लिए मैं, चलो अब यहाँ पे हेडिंग डालता हूं कि अब इसकी सेकंड अप्रोच, उस तरह भी ये सवाल का जवाब निकल सकता। सेकंड अप्रोच में आपको देखिए स्टेप 1 में क्या करना चाहिए कि अगर आप उस तरह नहीं चलते हो, आपको याद है हम चेंज इन मोमेंटम को ही, चेंज इन मोमेंटम को हम कैसे फाइंड करते थे? एम वी माइनस एम यू, याद है? जिसमें m कॉमन ले लेते थे तो ये v माइनस यू, और इसी चेंज इन मोमेंटम को जरा बताना क्या एक लफ्ज बोला करते हैं? ये जो मोमेंटम के अंदर चेंज आता है, इसी चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स का खिताब देते हैं। तो इम्पल्स का फॉर्मूला नंबर 1 क्या था? इम्पल्स एक तो निकलता है थ्रू m इंटू वी माइनस यू करके, और दूसरा फॉर्मूला इम्पल्स का क्या है कि चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स निकलता है बाय फोर्स इनटू टाइम। ये दोनों फॉर्मूले आपको बताए गए थे इम्पल्स के या चेंज इन मोमेंटम के। देखिए चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम वैसे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को कहते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम निकलता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
तो फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल मोमेंटम mu, तो m कॉमन होता है तो m कॉमन लेके तो v माइनस यू आ गया। तो इसी चेंज इन मोमेंटम को फिजिक्स में एक ब्रीफ टाइटल दिया गया है जिसको इम्पल्स का खिताब आप देते हो। तो इम्पल्स के दो फॉर्मूले थे, m इंटू वी माइनस यू एंड इम्पल्स इज फोर्स इनटू द टाइम। जरा बताओ अब इसमें पहले एक फॉर्मूला कौन सा लगाएं? देखिए मुझे रिजल्टेंट फोर्स भी पता है 2.0 न्यूटन, एंड वो फोर्स कितने टाइम के लिए अप्लाई हो रही है मुझे ये भी पता है। तो अब मैं सबसे पहले, बिल्कुल सही है कि मैं स्टेप 1 में अब ये फॉर्मूला पहले अप्लाई करूंगा, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू द टाइम। तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स वाज 2.0 न्यूटन और टाइम है 6.0 सेकेंड्स। तो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 12 kg, सॉरी 12 न्यूटन सेकेंड, राइट? इसको न्यूटन सेकेंड भी कह सकते हो या केजी मीटर पर सेकेंड भी, वही उसी से निकला एक्चुअली। अब जब इम्पल्स आपके पास निकल आया, देखिए इम्पल्स निकल आया, तो अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है? अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि इम्पल्स इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू। अब इम्पल्स की जगह 12 लिख देंगे और मास उसका कितना है? देखो ना, ये समझ में आया बच्चों के इम्पल्स जो इस फॉर्मूला से निकला उसी इम्पल्स को मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया। तो अब चेंज इन वेलोसिटी दोबारा हम निकाल सकते हैं ना, निकालनी तो चेंज इन वेलोसिटी थी। तो मास उसका कितना था? देखिए 3.0 kg और v माइनस यू ऐसे आ गया। अब v माइनस यू के साथ ये 3 पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी इस तरह भी 4.0 मीटर्स पर सेकंड ही नहीं निकलेगी? क्या ख्याल? तो ऑप्शन तब भी आपका यही 4.0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 4.0 मीटर्स पर सेकंड ये आए। जी मैंने भी इसको ना थोड़ी देर पहले वो जो फर्स्ट अप्रोच की थी वो यही वाली थी जो आप कह रहे हो ना, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये भी रिकॉर्डिंग में भी अपलोड हो जाएगी, मैंने मिटा दिया था, वैसे समझ तो आ गई थी कि पहले f इक्वल टू एम ए लगा के देखो, f इक्वल टू एम ए लगा के एक्सेलरेशन निकाल लो, और फिर एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी लगा के चेंज इन वेलोसिटी उस तरह भी आप तलाश कर सकते हो। लेकिन ये भी तरीका आना चाहिए। देखिए वी आर राइट नाउ डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट्स के जी, इस तरह भी हो सकता है, ऐसे पूछे तो यूं भी हो सकता है। तो ये बड़ा अच्छा एक रिवीजन टाइप इसमें चलता रहेगा। हालांकि थ्योरी में भी हमने वो जो मई जून 2018 टू 2023 सारे ईयरलीज किए, एटीपीज भी सारी ईयरलीज की, और इंडिविजुअल प्रॉब्लम डिस्कशन भी हुई, तो उससे रिवीजन बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह मिली है। थोड़ा सा बीच में हो चुके कंप्यूटर्स वाले स्टूडेंट्स का पेपर आ गया था, तो थोड़ा सा बंदा जरा वैसे ना इस शेकी सा फील करता है कि शायद थोड़ा दिमाग से चीजें आउट हो रही हैं। लेकिन आप जब, अब मैं इसीलिए मैंने कल से जब क्लासेस दोबारा रिज्यूम की, कंप्यूटर्स वालों का पेपर खत्म हुआ, तो ताकि थोड़ा थोड़ा करके अब 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन में वापस कह लें इंजन इंशाल्लाह वार्म अप हो जाएगा, तो फिर से उसी फ्लो में आप खुद करने के काबिल रहेंगे। लेकिन बच्चों जो व्हाट्सएप पे रोज का टास्क मिल रहा है, प्लीज डू फॉलो इट, ठीक है? ताकि आपको फिर मसला ना हो। और एक दो कम से कम एमसीक्यूज पे ना 2 राउंड्स लिख लिख के करना, और साथ साथ वो यूट्यूब की और ये लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग से हेल्प जरूर लीजिएगा प्लीज, ठीक है? तो ये काफी आपके लिए हेल्पफुल इंशाल्लाह होगा। मैंने आपसे जैसे कमेंट किया था ना कि एंड तक इंशाल्लाह आपको मैं इन टच चीजों से रखता रहूंगा, वो एक्चुअली मैं ये कह रहा था। तो किसी जगह पे देखिए मैं कोई सुस्ती काहिली नहीं कर रहा हूँ, पूरी कोशिश इंशाल्लाह एंड तक लगी रहेगी, आप भी करते रहो, अल्लाह ताला बरकत देगा इंशाल्लाह और कामयाबी मिलेगी। तो थोड़ा बस फ्लो में रखना खुद को, बिकॉज थोड़ा सा भी 1 2 दिन का भी बीच में ब्रेक लेता है ना बंदा, मैं इसलिए देखो थोड़े थोड़े 10 10 एमसीक्यू रोज अब डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि चलो यार पूरा सिलेबस भी इस बहाने हो जाए और थोड़ा सा बच्चे को हेक्टिक भी ना लगे और रिवाइज भी हो जाए। तो नाइन्थ का ऑप्शन सी इज सपोज टू बी द आंसर फॉर दिस। तो अब नाइन्थ का सी इस तरह से आ गया, ठीक है जी। नाइन्थ में देखिए कहता है विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द इम्पल्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट।
देखिए आपको इम्पल्स का, मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है, आई होप आपने वो वीडियोस में एक दफा उसको रिवाइज भी किया होगा। तो देखिए उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि इम्पल्स जो है, देखिए आपको एक बात याद रखनी है कि का फॉर्मूला मोमेंटम का फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी। याद है? इस टॉपिक में हमने सिंपल से कॉन्सेप्ट देखे थे, बहुत इजी सा टॉपिक है, उसको जरूर आपने काफी टाइम से अपलोड किया हुआ है, वो जरा देख लीजिएगा। सेकंड के अब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। देखिए मोमेंटम में अगर आपने चेंज कैलकुलेट करना हो तो चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं फाइनल मोमेंटम mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mu। mv माइनस mu इसका चेंज इन मोमेंटम आता है, ठीक है। और इसी चेंज इन मोमेंटम को हम, याद रखिए, इम्पल्स का नाम भी देते हैं। तो इम्पल्स का एक फॉर्मूला तो था mv माइनस mu, यानी यही चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला ही इम्पल्स, इम्पल्स कहते ही चेंज इन मोमेंटम को है, यूं कह लो चेंज इन मोमेंटम का ये एक ऑल्टरनेट नाम। और इम्पल्स का एक और फॉर्मूला भी प्रूफ के साथ जब हमने इसको लेक्चर में किया था, तो इसमें F इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम, तो ये आपके पास इम्पल्स का दो फॉर्मूलाज आते हैं, एम बी माइनस एम यू या F इंटू टी करके, ठीक है। तो इस तरह आप इम्पल्स निकालते हो। खैर इम्पल्स कहते हैं व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द इम्पल्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम आता है, इसी चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स कहते हैं। तो ये तो डायरेक्ट हमारा नाइन्थ का बी ऑप्शन इसका जवाब आ जाए। तो नाइन्थ का देखिए जरा आप लोग बैक से चेक कर लेते साथ साथ। आपने देखिए इसको इस तरह नहीं करना, आपने पूरा सॉल्व करके फिर उसको एज अ मॉक चेक करना है, टोटल स्कोर लगाना है, और जो जो प्रॉब्लम्स है उनको कट मार्क्स लगाने हैं क्वेश्चन नंबर के साथ, और फिर ये वीडियोस जो हैं आपने देख के अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करने, ठीक है। देखिए 10th क्वेश्चन में वो कहता है कि अ बॉल ऑफ मास 0.16 kg इज मूविंग फॉरवर्ड्स एट अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर्स पर सेकंड। तो अब एक बॉल है जिसका मास, अब देखिए इसकी हम पिक्चर हमें बनानी पड़ेगी। एक सेकंड मैं इसको जरा यहाँ से मिटाता हूँ। अब इसकी मैं आपको ना एक पिक्चर बना के इस सवाल की बताता हूँ। वो कहता है कि a ball of mass 0.16 kg is moving forwards at a speed of 0.5 meters per second। तो अब आप गौर कीजिए कि ये एक बॉल है, देखिए जिसका मास जो है वो 0.16 किलोग्राम्स है, और ये बॉल ट्रैवल कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर्स पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी जो है वो 0.5 मीटर्स 50 मीटर्स पर सेकंड। तो देखिए वो कहता है कि एक बॉल है, मास 0.16 केजी, और कहता है इट इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 0.50 मीटर्स पर सेकंड। आगे कहता है अ सेकंड बॉल ऑफ मास 0.10 केजी। अब ये बॉल तो जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन। कहता है एक सेकंड बॉल है ऑफ मास 0.10 केजी, स्टेशनरी। तो दूसरा सेकंड बॉल जो है, कहता है ये सेकंड वाला बॉल, इसका मास तो उसने हमें बताया हुआ है 0.10 केजी है, लेकिन कहता है कि ये स्टेशनरी है, ठीक है। कहता है अ सेकंड बॉल ऑफ मास 0.10 केजी इज स्टेशनरी। कहता है द फर्स्ट बॉल कहता है स्ट्राइक्स द सेकंड बॉल। तो पहला बॉल कहता है जाके स्ट्राइक कर रहा है सेकंड बॉल को। तो वो कहता है कि द सेकंड बॉल मूव्स फॉरवर्ड्स एट अ स्पीड ऑफ 0.50 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। तो अब उसने हमें कहा हुआ है, कहता है कि अ सेकंड बॉल ऑफ मास 0.10 केजी, ये स्टेशनरी है। कहता है द फर्स्ट बॉल स्ट्राइक्स द सेकंड बॉल। तो पहला बॉल जाके टकराता है इसको। कहता है द सेकंड बॉल मूव्स फॉरवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 0.50 मीटर्स पर सेकंड। तो जब ये इसको टकराएगा तो फिर कहता है कि ये जाके मूव करता है विद अ स्पीड ऑफ 0.50 मीटर्स पर सेकंड। तो अब वो कहता है कि जी व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर द कोलिजन। बच्चों आपको ये चीज मैंने
मोमेंटम के लेक्चर्स में इस तरह के, क्योंकि ये जीसीई वालों के न्यूली सिलेबस में ऐड हुई, आईजी के कुछ अरसे से इसमें एडेड है, तो आपको मैंने कुछ सवालात उसमें प्रैक्टिस काफी सारे करवाए में। तो आप ये देखिए कि देखिए इसमें अब वो कहता है कि the second ball moves forward at a speed of 0.5, कहता है what is the speed of the first ball after the collision। तो कोलिजन से पहले देखिए उसकी स्पीड ये थी, और आफ्टर द जब इसने इसके साथ टक्कर खाई तो ये वाला सेकंड बॉल तो अब 0.50 मीटर्स पर सेकंड से आगे चल पड़ा। लेकिन वो कह रहे हैं कि बताओ कोलिजन के बाद इस बॉल की जो वो है वो कितनी होगी। अच्छा, अब देखिए इस सवाल में ना आपने वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है, जिसमें हम पढ़ते थे, याद है, कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था। बच्चों देखिए, अब आपने इसमें ये देखना है कि आपको यहाँ जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। देखिए एक बात बड़ी क्लियर रख लीजिएगा कि इस इनिशियली, मैं आपको चलें दो पिक्चर्स बनाता हूँ, इसको जरा थोड़ा सा श्रिंक डाउन करते हैं, जरा और एक मिनट इजी करते हैं इसको। देखिए मिसाल के तौर पे आपके पास वैसे बहुत सी स्पेस होती है, एंड पे ब्लैंक स्पेस भी होती है, जो थोड़ा लॉन्गर न्यूमेरिकल है उसको आप उस पर कर लें। आपको ये देखिए कह रहा है, इस क्वेश्चन में कहता है कि एक बॉल है, मास उसका 0.16 kg है, इट्स मूविंग फॉरवर्ड्स विद स्पीड ऑफ 0.50 मीटर्स पर सेकंड। तो आप गौर कीजिए कि ये बॉल इस वक्त इनिशियली ये वाला बॉल है जो आगे मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मास जो उसने दिया हुआ है दैट इज 0.16 kg, ठीक है, 0.16 kg, और वेलोसिटी इसकी जो दी हुई है दैट इज 0.50 मीटर्स पर सेकंड। तो गौर कीजिए कि आपको मास 0.16 kg दिया हुआ है और वेलोसिटी 0.50 kg ये दी हुई है। कहता है एक सेकंड बॉल है ऑफ मास 0.10 kg जो स्टेशनरी था। देखिए शुरू में बिफोर कोलिजन इस बॉल का मास 0.10 kg है, बट ये स्टेशनरी है, तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड जो है वो 0 मीटर्स पर सेकंड होगी ना। तो इसकी जो स्पीड है वो 0 मीटर्स पर सेकंड है, इनिशियली ये रेस्ट पे है, ठीक है, स्टेशनरी। अब वो कहता है कि द फर्स्ट बॉल स्ट्राइक्स द सेकंड बॉल। देखो एक सिचुएशन पिक्चर की है जो कि बिफोर कोलिजन। अब मैं इस सारे सिस्टम को या सेटअप को कहूंगा कि ये बिफोर बिफोर कोलिजन ये सिचुएशन थी। कि देखिए बिफोर कोलिजन पहला बॉल का मास 0.16 है केजीज, और वो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.50 मीटर्स पर सेकंड। और बिफोर कोलिजन पहला जो ये वाला बॉल है इसका 0.10 केजी है, और इसकी वेलोसिटी ये 0 मीटर्स पर सेकंड आ रही। अच्छा, अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जरा आपने ये चीज देखनी है। देखिए आफ्टर कोलिजन अब क्या होने वाला है, जरा इस बात पे देखिए। कोलिजन होने के बाद वो कहता है कि यहाँ से सेकंड बॉल जो है उसका मास 0.10 केजी है। तो देखिए सेकंड बॉल, अब होता ये कहता है कि द फर्स्ट बॉल स्ट्राइक्स द सेकंड बॉल। ये फर्स्ट बॉल जाकर जब इस सेकंड बॉल को स्ट्राइक करेगा, ठीक है, फर्स्ट बॉल जाकर इस सेकंड बॉल को स्ट्राइक करेगा, तो वो कहता है कि अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि देखिए इस सेकंड बॉल का मास, तो अभी भी सेकंड बॉल का मास तो वही 0.16 केजी ही रहेगा, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि द सेकंड बॉल मूव्स फॉरवर्ड विद स्पीड ऑफ 0.5 मीटर्स पर सेकंड। तो अब ये सेकंड बॉल जो है, देखिए ये सेकंड बॉल जिसका मास कितना था, अब ये तो इस फर्स्ट बॉल का मास है। सेकंड बॉल का मास जो है आपको एम एम दिया हुआ है वो 0.10 केजी ही था, जो इधर भी मैंने लिखा हुआ था। लेकिन वो कहता है कि जब ये फर्स्ट बॉल, देखिए फर्स्ट बॉल जाके इससे टकराया सेकंड बॉल से जिसका मास इतना है, तो वो सेकंड बॉल अब 0.50 मीटर्स पर सेकंड से अब आगे फॉरवर्ड चलने लग गया। तो उसका सवाल ये है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन। तो इसकी स्पीड को हम चलो v मान लेते कि लेट्स सपोज इसका स्पीड जो है वो v है। तो अब ये समझना इस बात को, देखिए बिफोर कोलिजन टक्कर खाने से पहले इस फर्स्ट बॉल का मास इतना था और इस फर्स्ट बॉल की फॉरवर्ड वेलोसिटी इतनी थी। दूसरे बॉल की जरा गौर से देखिए कि टक्कर खाने से पहले
मास उसका इतना है और वेलोसिटी उसकी आपके पास इनिशियली 0 है, क्योंकि उसने कहा था स्टेशनरी। फिर जब ये फर्स्ट बॉल जाके इसको टक्कर मारेगा, तो ये फर्स्ट बॉल जाके जब इसको टक्कर मार रहा है, तो फर्स्ट बॉल का मास तो अभी भी वो है, बट वो कहता है इस सेकंड बॉल को जब टक्कर लगी तो सेकंड बॉल का मास तो 0.10 kg है, लेकिन कहता है अब वो फॉरवर्ड मूव करने लगा विद स्पीड ऑफ 0.5 मीटर्स पर सेकंड। तो वो कहता है कि फिर बताओ कोलिजन के बाद इस फर्स्ट बॉल का स्पीड कितनी है। तो आपको अब ये बात पता है कि देखिए हम लोग इधर एक फॉर्मूला लगाते हैं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, देखिए जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन होता है, ये जो भी मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा वही इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। रिमेंबर, मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो है वो क्या हो। तो अब जरा एक सेकंड ये बात ये देखिए। अब मुझे बताइए कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। देखो फर्स्ट बॉल का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी करके, अब ये बिफोर कोलिजन हम निकाल रहे हैं, तो इसका मास को इसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको इस फर्स्ट बॉल का मोमेंटम ये मिल जाएगा m/v। इसके साथ एड अप करेंगे बिफोर कोलिजन, देखिए सेकंड बॉल का भी तो मोमेंटम डालना है ना उसमें। अब सेकंड बॉल का वो अलग बात है कि उसका मास ये है और वेलोसिटी चूंकि वो स्टेशनरी था, तो चलो इसमें फर्क नहीं पड़ता, हम इधर लिख लेंगे तो v 0 हो गया, फैक्टरी खत्म हो जाएगा ना। बहरहाल आप देखिए इधर कि बिफोर कोलिजन इसका मास इनटू इसका वेलोसिटी m/v, ये पहले बॉल का मोमेंटम आ जाएगा बिफोर कोलिजन। इसके साथ प्लस कर रहे हैं इस दूसरे वाले बॉल का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी करके ऐसे। अब टक्कर खाने के बाद देखिए, टक्कर खाने के बाद क्या हो रहा है आफ्टर कोलिजन। अब क्या होगा कि मैं इस फर्स्ट बॉल का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अब क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी कर देंगे। तो सी ये हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी प्लस, फिर देखिए कि ये जो दूसरा बॉल है अब ये टक्कर खाएगा इसके साथ, तो इसका मास और वेलोसिटी ये है, तो ये भी आपके पास आ जाएगा m/v के बराबर। ठीक है। अच्छा, अब यहां तक जब आपने इसको देख लिया तो मुझे बताइए कि इसका जो मास है वो कितना आ रहा है आपके पास। सी मास इसका आ रहा है आपके पास 0.16 इनटू, अब बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी 0.5 थी, तो 0.16 इनटू 0.5 प्लस, अब देखिए इसका मास 0.10 इनटू ये 0 आ जाएगा, तो 0.10 इनटू 0 ये आ जाएगा ऐसे करके आपके पास। ठीक है। तो बिफोर कोलिजन देखिए इसका मोमेंटम फर्स्ट बॉल का 0.16 इनटू 0.5 ये आ गया, सेकेंड बॉल का 0.10 इनटू 0, ये बेशक 0 बाद में होता रहे, बट बिफोर कोलिजन आपने इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इस तरफ जाके लगा दी। ठीक। अब आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, देखिए आफ्टर कोलिजन में इस बॉल का मोमेंटम है m/v के जरिए, ये निकलता है m/v। तो देखिए हमारे पास अब इसका जो m है, जरा गौर से ये देखिएगा कि इसका ये जो m है दैट इज कितना 0.16, 0.16 इनटू इसकी वेलोसिटी को हमने ढूंढना है, लेट दैट बी v। ठीक है, v और प्लस, अब इस सेकंड वाले बॉल का मोमेंटम क्या होगा आफ्टर कोलिजन। सेकंड बॉल का देखिए मास अब 0.10 है, तो मास में चले इधर जगह नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ 0.10 इनटू वेलोसिटी कितनी है उसकी 0.5 आ जाएगा ऐसे करके बच्चों। तो अब जरा मुझे ये बताइए कि देखें इसमें अगर हम इस पूरे मोमेंटम बिफोर कोलिजन का टोटल जवाब निकालें, तो मैं चलो जगह नीट इधर करके आ जाता हूँ। तो ये आएगा 0.16 into 0.5, so this is 2/25, that is 0.08, ये 0.08 आ गया और प्लस 0.1, अब ये कितना आता है 0.1 इंटू 0, ये 0 आ जाएगा। फिर इस साइड पे आपके पास आफ्टर कोलिजन देखिए इक्वल टू के बाद, अब इक्वल टू की जगह मैंने इक्वल टू डाला, अब 0.16 इंटू वी ये आ जाएगा आपके पास 0.16 वी प्लस
और ये कितना आएगा 0.10 इंटू 0.5, तो ये आएगा आपके पास 0.10 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.05। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.05। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इसमें हमने सिर्फ क्या करना है कि अब इस v को बनाना है सब्जेक्ट। तो बिफोर कोलिजन देखिए टोटल मोमेंटम इतना था, आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम इतना है। तो अब इसमें से बस v को आप सब्जेक्ट बनाओ, तो 0.08 प्लस 0 इज स्टिल 0.08, और ये आ जाएगा 0.16 v प्लस 0.05। देखिए मैं ये समझा रहा हूँ इसलिए बहुत डिटेलिंग कर रहा हूँ, आप शॉर्टकट्स लगा सकते हो लेकिन प्रॉपर तरीके से करके करो। तो ये 0.05 इज इक्वल टू 0.16 v। अब इस टाइप के सवालात ना एंड के लिए छोड़ा करो ताकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा आपका ना लगे। तो अब देखिए ये 0.08 माइनस आएगा आपके पास 0.05, तो ये आ रहा है आपके पास 0.03। तो ये 0.03 इज इक्वल टू 0.16 v। अब v को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये 0.03 डिवाइडेड बाय 0. ये आपके पास आ जाएगा 0.16। तो v विल बी 0.03 डिवाइड बाय 0.16, तो ये आपके पास 0. यानी देखिए वेलोसिटी इसकी 0.1875 मीटर्स पर सेकंड आएगी। यानी ये सेकंड फर्स्ट बॉल इस सेकंड बॉल को टक्कर मार के इसको ये स्पीड इम्पार्ट करके अब इसकी स्पीड हो जाएगी 0.1875 मीटर्स पर सेकंड। लेकिन अब ये किसके क्लोजेस्ट आंसर है, ये 0.19 के सबसे क्लोजेस्ट जवाब आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बी ऑप्शन हमारा ये जवाब होगा। ये इसकी फुल फ्लेज देखिए वर्किंग है कि 0.19 यानी आपका नाइन्थ का कौन सा 10th सवाल, 10th का ये बी ऑप्शन बनता है। तो लेट्स चेक के इस तरह का ही है कि नहीं। तो 10th का वाकई में देखिए बी ऑप्शन इसका जवाब आ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, अब कहता है कि a tennis ball has a mass of 57 grams. A tennis player hits the tennis ball with a tennis racket. The tennis ball has a velocity of 25 meters per second when it hits the racket. The velocity of the tennis ball when it leaves the player's racket is 15 meters per second in the opposite direction from its approaching direction. ठीक है, तो the average force exerted by the tennis racket on the ball is 35 newtons. For how long is the tennis ball in contact with the tennis racket? तो ये आपने अब एक सिंपल सा थोड़ा सा मोमेंटम रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट इसमें देखना है। तो देखिए इसको हमें मोमेंटम के जरा कॉन्सेप्ट्स दोबारा से एक दफा सोचिए। देखिए इस सवाल में ना मोमेंटम के कॉन्सेप्ट्स इस तरह अप्लाई होंगे कि वो कहता है कि एक टेनिस बॉल है जिसका मास 57 ग्राम्स है, हमें मास गिवन है एज 57 ग्राम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस मास को, चूंकि ये फिजिक्स के एसआई यूनिट्स हैं एंड पे उसने टाइम सारे एसआई यूनिट्स में दिया हुआ है, वैल्यूज सारी एसआई यूनिट्स में है, तो आपने इस मास को भी किलोग्राम्स में पहले चेंज करना है। तो आपको पता है 57 डिवाइड बाय 1000 करने से ये मास हो जाएगा 0.057। ठीक है जी, तो ये 0.057 kg, इस तरह से ये मास की कन्वर्जन ऐसे हो जाएगी। अच्छा, अब जरा गौर कीजिए कि वो कहता है कि अ टेनिस प्लेयर हिट्स द टेनिस बॉल विद अ टेनिस रैकेट। ठीक है, तो अब ये हो रहा है कि देखिए अब मिसाल के तौर पे अगर हम यूं देखें ना कि ये अगर फर्ज करो एक रैकेट है, तो वो कहता है कि एक टेनिस प्लेयर जो है वो क्या करता है, हिट्स द टेनिस बॉल विद द टेनिस रैकेट। द टेनिस बॉल हैज अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर्स पर सेकंड व्हेन इट हिट्स द रैकेट। यानी देखिए आप ये देखो कि इस बॉल की अप्रोचिंग वेलोसिटी जब वो रैकेट की तरफ आ रही है तो उसकी अप्रोचिंग वेलोसिटी 25 मीटर्स पर सेकंड थी, लेकिन कहते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ द टेनिस बॉल व्हेन इट लीव्स द प्लेयर्स रैकेट इज 15 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जाहिर है जब वो इस बॉल को हिट करेगा तो ये बॉल जब वापस जाएगा तो इसकी जो ऑपोजिट स्पीड है वो कहता है 15 मीटर्स पर सेकंड थी। बच्चों आपको एक बात याद है कि हमने पढ़ा था कि जब मोमेंटम में इधर से मिसाल जब इसकी इस तरफ आने वाली वेलोसिटी को आप अगर पॉजिटिव कंसिडर करते हो, ये सिर्फ मोमेंटम में ही हरकत किया करें कि जब इधर आने वाली वेलोसिटी को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे
तो वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब रैकेट उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजेगा तो हम उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से माइनस बोल देंगे। यानी अगर ये इस तरफ आते हुए 25 मीटर्स पर सेकंड है तो फिर उस तरफ जाते हुए उसकी स्पीड नेगेटिव यानी ऑपोजिट कर देंगे। तो ये याद रखना, जब भी ये टुवर्ड्स एंड अवे आने वाली बात करे तो एक तरफ की वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लो और दूसरी तरफ की वेलोसिटी को उसको नेगेटिव कर लो। तो अब वो कहता है कि अच्छा, अब ये बात उसने यूं बताई हुई है, तो कहता है कि द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेनिस रैकेट ऑन द बॉल इज 35 न्यूटन्स। तो एवरेज फोर्स जो है, देखिए मैं डाटा यहाँ बीच बीच में लिखता जाऊंगा कि 35 न्यूटन्स उसकी रैकेट उस बॉल पे फोर्स दे रहा है। तो कहता है फॉर हाउ लॉन्ग डज द टेनिस बॉल स्टे इन कांटेक्ट विद द रैकेट। तो हाउ लॉन्ग से मुराद हमने टाइम निकालना। तो आपको कुछ समझ आ रहा है कि इसमें हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा। इसमें हमें सबसे पहले स्टेप वन में, इसके स्टेप वन में हमें इम्पल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इम्पल्स जो है आपको याद है किस तरह ढूंढा जाता है। इम्पल्स के दो फॉर्मूलाज थे वैसे तो। पहला फॉर्मूला इसका एम वी माइनस एम यू यानी चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है जी। तो इम्पल्स कैलकुलेट करने का एक टेक्निक तो ये है कि आप अब देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को, ये इसको यू ले लो और इसको आप वी ले लो। ठीक है जी। एक को यू ले लो यानी इनिशियली बॉल 25 से आ रही है और फिर 15 से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। देखिए मैथ्स तो उसका एक ही है ना, तो मैं यहाँ से मैथ्स को कॉमन ले लूँ तो इधर से ये v माइनस यू भी तो हो सकता है। तो अब मैथ्स उसका मैं इधर से ले लूंगा 0.057। तो पहले मैं इस डाटा के जरिए, अब जरा देखो गौर से कि इसका फाइनल वेलोसिटी -15 है। तो ये -15 माइनस इनिशियल वेलोसिटी +25, तो ये -15 -25 आ गया। तो ये आएगा 0.057 इंटू -40। ये माइनस का साइन इस केस में खैर इतना कोई फर्क नहीं डाल रहा उस पर, तो आप इसको ये रखिए। तो ये आएगा -2.28। इसका मतलब है कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो बेसिकली इम्पल्स में ना, आप इस साइन को बेशक इग्नोर करो लेकिन वेलोसिटी तक आपने इनको उसी तरह पुट करना है जैसी ये है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि इसका इम्पल्स आ गया 2.2 kg मीटर्स पर सेकंड। ठीक है जी। ये इसका इम्पल्स आ गया इतना, यूनिट्स इसके याद है ना, kg डॉट मीटर पर सेकंड थे। अच्छा, अब जब इम्पल्स निकल आया तो अब आपने स्टेप टू में क्या करना है कि इम्पल्स का वो फॉर्मूला जिसमें फोर्स और टाइम भी रिलेटेड था, तो याद है वो एफ इंटू टी था। अब इम्पल्स की जगह मैं 2.28 लिख दूंगा और फोर्स की जगह मैं यहाँ से वो 35 न्यूटन्स जो उसने दी हुई है और इनटू टाइम टी। देखिए आपके पास फोर्स दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास आ जाएगा 2.28 डिवाइडेड बाय 35 विच इज इक्वल टू टी। तो 2.28 डिवाइडेड बाय 35 ये आता है आपके पास 0.065। तो टाइम टी जो है ये आएगा 0.0651। तो इसका मतलब है कि टाइम टी जो है 0.065, दो सिग्निफिकेंट तक हम, क्योंकि सारी वैल्यूज दो दो सिग्निफिकेंट तक हैं तो ये इतने सेकंड्स आते हैं। तो देखिए इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इससे जो है मैच करती हुई ये दिख रही है। तो 8 क्वेश्चन का सी ऑप्शन है, जरा ये कंफर्म कर लेते हैं बैक से। तो 8 का सी बिल्कुल क्लियर है। तो ये बात याद रहेगी बच्चों आप सबको कि देखिए इसमें हमें सबसे पहले इम्पल्स कैलकुलेट किया एम वी माइनस एम यू। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम। ये दो फॉर्मूले याद किए थे आपने। अब मैथ्स आपको पता है केजीज में ले लिया और v माइनस यू कॉमन लेके एम को यूं कर दिया। अब इसकी अगर आने वाली वेलोसिटी पॉजिटिव है तो जाने वाली माइनस होगी। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास v इज -15, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल इज 25, तो ये 40 आ गया। ठीक है। तो 40 इंटू ये 2.28 है। वही इम्पल्स इधर पुट किया, फोर्स पुट की और टाइम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है।
अब जरा देखिए, कहता है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट +3 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, आपको याद है +3 अगर वो मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि अगर इस तरफ की स्पीड को मैं +3 लूंगा तो फिर इसके ऑपोजिट जो होगी वो नेगेटिव होगी। कहता है आफ्टर अ टाइम द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट -4। अच्छा, अब अगर ये +3 पे इस तरफ जा रहा है, -4 का मतलब है कि इसकी रुख अब एकदम रिवर्स हो गया है और अब ये -4 मीटर्स पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, तो पहले इस तरफ राइट पे जा रहा था अगर +3 से, तो -4 का मतलब है कि अब वो ऑब्जेक्ट रिवर्स हो गया है, क्योंकि माइनस का मतलब उसकी डायरेक्शन टोटली रिवर्स हो गई। तो अब वो कहता है कि द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 kg। अब देखिए आपके पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 किलोग्राम्स है, ऑलरेडी एसआई यूनिट्स हैं, ये भी एसआई यूनिट्स हैं। तो वो कहता है कि व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स को ही कहते हैं। चेंज इन मोमेंटम आपने कैसे फाइंड करना होता है? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मैथ्स को कॉमन ले लो, क्योंकि वो तो कॉमन ही है, v माइनस यू होगा। देखिए इनिशियल वेलोसिटी 3 है और फाइनल वेलोसिटी v है। ये देखो ना, इनिशियली ऑब्जेक्ट +3 से इधर जा रहा था, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, फिर उसकी वेलोसिटी -4 होने का मतलब उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो फिर चेंज इन मोमेंटम निकालना हो तो 5 kg इनटू फाइनल वेलोसिटी देखिए कितनी है, v वाज -4। तो मैं इधर से -4 लगा लेता हूँ, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये आएगा 5 इंटू -7, ये -35। तो मैं माइनस का जो है वैल्यू बेशक बस आप इग्नोर कर दिया करो। तो वैसे इस वक्त तो ऑप्शंस के साथ ही आ रहा है, तो -35 ये जवाब आपका आना चाहिए। अभी साइंस को नहीं इग्नोर कर सकते, क्योंकि वो पिछले ईयरली के अंदर उसने सवाल में टाइम पूछा था, इसलिए उसमें साइन हमने नहीं इतना लिया, लेकिन ये -35 kg मीटर्स पर सेकंड आएगा। तो देखिए ना, इनिशियल वेलोसिटी +3 है, फाइनल वेलोसिटी ये है, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला था एम वी माइनस एम यू। ठीक है, तो एम आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर v माइनस यू बचा। फाइनल वेलोसिटी -4 ली, इनिशियल वेलोसिटी -3 ली, तो ये 5 इंटू -7 आ जाएगा -35। तो दिस वुड बी ए ऑप्शन एज द आंसर। तो नाइन्थ का ए हमारा जवाब बनेगा। तो चलिए जरा चेक भी कर लेते हैं, नाइन्थ का ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kilograms is moving with a velocity of 3 meters per second in a straight line। कहता है एक ऑब्जेक्ट है, वो 4 kilograms का मास है, इट्स मूविंग विद a velocity of 3 meters per second in a straight line। तो आपको मास भी देखिए दिया हुआ है 4.0 kg और वेलोसिटी भी उसकी 3.0 मीटर पर सेकंड दी हुई है। कहता है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम, अच्छा इसको गौर से पढ़ना, मोमेंट ना पढ़ देना। मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि देखिए मोमेंटम निकालना हो तो दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, और फिर चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स निकालना हो, इस टॉपिक के पूरे रिकॉल पे देखिए जरा, इम्पल्स निकालना हो तो इम्पल्स एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम को ही कहा जा रहा है। ठीक है, तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम को ही कहते हैं। तो एक इम्पल्स का फॉर्मूला था m इंटू वी माइनस यू। ठीक है, और दूसरा इम्पल्स का फॉर्मूला था फोर्स इनटू टाइम। बिल्कुल सही। तो वैसे जनरली मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, इट्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। याद है, तो मास कितना है इस वक्त, मास इसका 4.0 kg है और वेलोसिटी इसकी 3.0। तो 4 इंटू 3 कितना आ गया, ये 12 kg मीटर पर सेकंड। क्योंकि देखिए मास इज इन केजीज, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड, सब कुछ ऐसा यूनिट में है, तो फिर ये केजी मीटर पर सेकंड 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि दिस इज सी ऑप्शन, 12 kg मीटर पर सेकंड। सिंपल से सवाल आते हैं इसमें, देखिए इतना कोई लंबा काम नहीं हमने तो। अब जरा देखिएगा इसमें नेक्स्ट के नाइन्थ का भी उसने सी ऑप्शन करेक्ट दिया। तो देखिए हमारा भी नाइन्थ का आंसर सी ही आ रहा है। अच्छा, अब जरा ये सवाल इस पे आकर देखिए, कहता है कि
a car of mass 1000 kg traveling at 8 meters per second। कहता है कार है, उसका 1000 किलोग्राम्स मास है और वो ट्रैवल कर रही है 8 मीटर्स पर सेकंड। अब देखो उस कार का मास और वेलोसिटी हमें पता है। कहता है इट कोलाइड्स, तो ये कोलिजन वाले क्वेश्चन हमने किए थे, याद है। इट कोलाइड्स विद अ लॉरी of mass 3000 kg that is traveling at 2 meters per second in the same direction। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो कहता है आफ्टर कोलाइडिंग द टू व्हीकल्स स्टिक टुगेदर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है कि कोलिजन के बाद वो कहता है आफ्टर कोलाइडिंग दे स्टिक टुगेदर। तो वो कहता है कि जी व्हाट इज देयर स्पीड आफ्टर द कोलिजन। अब मुझे ये बताओ कि इधर तो ये इंफॉर्मेशन एक कार के बारे में है, उसका हमें मास और हमें उसकी वेलोसिटी दोनों पता है। फिर इधर एक लॉरी है, देखिए एक लॉरी दी हुई है और उस लॉरी का हमें मास और इसकी इसकी वेलोसिटी जो है वो ये दी हुई है और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो चलो हम मिसाल इस तरह की एक एग्जांपल, बजाय पूरा पूरा ऑब्जेक्ट बनाने के, ये कार है सपोज जो इधर जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक लॉरी है जो इस तरफ को जा रही है, ठीक है। तो ये ऐसे हम यूं बना लेते, सेम डायरेक्शन में उसने कहा था। कहते देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। अब देखो कार का मास जो है दैट इज 1000 kg and its velocity is 8 meters per second। Similarly, the lorry has a mass of 3000 kg। देखो इसका मास 3000 किलोग्राम्स है और उसकी वेलोसिटी दी हुई है 2 meters per second। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में कहता है जा रहे हैं। अब ये तो पूरा सिचुएशन है ना बिफोर कोलिजन, देख रहे हो। यहाँ पे वो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगेगा। ये देखो ये पुराने ईयर्स में इस तरह का सवाल आता था, नए में भी सकता है, ये नहीं है कि कोई नहीं आएगा, बट आप ये समझो जरा। तो ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है। अब वो क्या कहता है, कहता है आफ्टर कोलाइडिंग दे स्टिक द टू व्हीकल्स स्टिक टुगेदर। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, तो हम इस तरह से ना पिक्चराइज इसको कर लेते हैं कि कोलिजन के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं, देखिए आफ्टर कोलिजन ये दोनों ऑब्जेक्ट्स ऐसे आपस में स्टिक टुगेदर कर गए। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जब ऐसे इकट्ठे जुड़ गए, तो मुझे ये बताओ कि मोमेंटम, अब ये कार जो है टकराने से पहले और टकराने के बाद तो क्या होगा। अब जरा गौर कीजिएगा कि अब इसका मास कितना आता है। मास आता है 1000 प्लस 3000 kg, तो ये आ जाएगा 4000 किलोग्राम्स। तो मास विल बी 4000 किलोग्राम्स, ठीक है। स्टिक टुगेदर की बात समझ आई कि कोलाइड करने के बाद वो कहता है अब चूंकि ये सेम ही डायरेक्शन में जा रहे थे, तो देखो ये इसके साथ जैसे ही हिट हुआ तो कहता है अब ये जुड़कर दोनों मैसेज जा रहे हैं। तो आफ्टर कोलिजन अगर ये एक कंबाइंड एंटिटी बन गई, मिसाल एक कंबाइंड बॉडी बन चुकी है, तो अब इसका टोटल मास 4000 kg नहीं आ जाएगा। तो अब वो कहता है कि व्हाट इज देयर स्पीड आफ्टर कोलिजन। तो हमने उनकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन निकालनी। तो यहां लगता है फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि आपको याद है कि इसमें हमने पढ़ा था कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी टकराने से ऑब्जेक्ट्स का जो टकराने से पहले मोमेंटम होता है वो कोलिजन के बाद मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी वही होता है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये दोनों इक्वल होंगे। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि देखो मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, अब ये क्या होगा, जरा गौर कीजिएगा कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इसको हम जरा यूं देखते हैं कि कोलाइड करने से पहले देखो कार और लॉरी, इसका मास 1000 है, V8 है, इसका मास 3000 है, V2 है। तो कार का मोमेंटम अलग प्लस लॉरी का मोमेंटम अलग ऐड कर देंगे। तो अब देखो ये आएगा आपके पास मास ऑफ द कार इनटू वेलोसिटी ऑफ द कार, मोमेंटम ये कार का निकल आया, प्लस मास ऑफ द लॉरी इनटू वेलोसिटी ऑफ द लॉरी, ये उसका मोमेंटम निकल आया, और इक्वल टू
आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि मास टोटल वाला दोनों का इनटू वेलोसिटी भी टोटल वाली, वीटी कह लेते हैं इसको, ठीक है, टोटल। क्या यही इक्वेशन नहीं बनेगी आफ्टर कोलिजन? तो अब जरा चेक कीजिए कि मास ऑफ द कार कितना था, 1000 इनटू वेलोसिटी ऑफ द कार वाज 8। देखो ना, मास ऑफ द कार 1000 था, वेलोसिटी 8 थी, प्लस अब मास ऑफ द लॉरी कितना है, 3000 इनटू वेलोसिटी ऑफ द लॉरी कितनी है, 2, इज इक्वल टू टोटल मास कितना है उसका, 4000 इनटू वेलोसिटी ऑफ द लॉरी कितनी है, ये वी है। तो अब ये आ गया, देखो 8000 प्लस 6000 इज इक्वल टू 4000 इनटू वी। तो अब ये आएगा 14000। ये देखिए, अब आप इसको थोड़ा शॉर्टकट मार सकते हो, लेकिन मैं चलो पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो आप इसको यूं इस तरह से कैलकुलेटर पे मेनली कर लो। तो ये कितना आ गया, वी वुड बी 14000 अपॉन ये कितना बनता है, 3.5 मीटर्स पर सेकंड। इसका मतलब है उनकी कंबाइंड वेलोसिटी फिर 3.5 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगी। तो वो कौन सा ऑप्शन बनता है फिर, ये सी ऑप्शन ही बनता है। तो ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, नाइन्थ का सी ऑप्शन जो है वो ये चीज यूं आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 सेज, जरा देखिए अब, कहता है कि अ स्टूडेंट कैचेस अ क्रिकेट बॉल, अ स्टूडेंट कैचेस अ क्रिकेट बॉल, कहता है द स्पीड ऑफ द बॉल इमीडिएटली बिफोर इट इज कॉट, immediately before it is caught। यार, how many of you have this habit now, जो हम शुरू दिन से याद है सेशन के मैं कहता था विजुअल्स में सोचो, वर्ड्स में नहीं। जो लफ्ज पढ़ते हो उसकी एक वीडियो दिमाग में क्लियरली बनाओ कि यार ये क्या बात कर रहा है। तो देखिए, वो ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट कैचेस अ क्रिकेट बॉल, कैच आपने पकड़ते हुए देखा होगा, कि स्टूडेंट कहता है कैचेस अ क्रिकेट बॉल, द स्पीड ऑफ द बॉल immediately before it is caught is 18 meters per second। कहता है द मास ऑफ द क्रिकेट बॉल इज 160 grams। जी, अब मुझे एक बात बताएं, क्रिकेट बॉल का कोई ना कोई मास है, कोई ना कोई मास है ना, और वो मूव कर रही है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। तो आपको याद है, any moving mass, any mass which has a certain velocity will possess, या will have a certain momentum, it will have a certain momentum with which it will be moving। मोमेंटम का, अच्छा वैसे मुझे एक जहन में बात आई इसलिए रिकॉल दे रहा हूं, मोमेंटम का टॉपिक का वीडियो लेक्चर अभी भी अपलोडेड है, उसको देख लीजिए, बहुत आसान सी बात। तो मोमेंटम इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। याद है, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो तो जो जवाब आता है दैट इज मोमेंटम। ये वैसे मैं रिकॉल दे रहा हूं कि मोमेंटम वाज मास इनटू वेलोसिटी, याद है। इसके एसआई यूनिट्स ऑफ मोमेंटम क्या बनते हैं, मास इज इन केजीज, वेलोसिटी इज इन मीटर्स पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड इसके एसआई यूनिट्स हैं। मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी या एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये डॉट नेसेसरी नहीं है, मैं वैसे डाल, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि देखो जब मास किसी वेलोसिटी से मूव करेगा तो वेलोसिटी तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है ना, तो इसीलिए वेलोसिटी की मौजूदगी मेक्स मोमेंटम। देखो, वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, मास इज ऑल्दो अ स्केलर, लेकिन ये मास किसी सर्टेन वेलोसिटी में जा रहा है, किसी सर्टेन स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएगा, तो फिर दैट मेक्स मोमेंटम अ वेक्टर क्वांटिटी एज वेल। याद है? अच्छा, अब मुझे जरा एक बात बताइए, एक फॉर्मूला पढ़ा था, चेंज इन मोमेंटम। जरा बताइए, चेंज इन मोमेंटम को एक वन वर्ड कहा जाता था,
हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर कि चेंज इन मोमेंटम को क्या कहते थे? बिल्कुल सही है। देखिए, इट वाज अ वेरी सिंपल लेक्चर, इसको रिवाइज करें। चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स का टाइटल देते हैं। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। अब देखो, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम किस तरह निकालते थे? चेंज इन मोमेंटम इज एक्चुअली इम्पल्स, एंड इम्पल्स इज फर्दर इक्वल टू, मैं चलो थोड़ा छोटा लिखता हूं ऐसे। देखिए, चेंज इन मोमेंटम को, याद है, चेंज इन मोमेंटम असल में इसको इम्पल्स कहते हैं। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स इन फिजिक्स। एंड इम्पल्स जो है, चेंज कैसे निकालते हो मोमेंटम में? एम वी माइनस एम यू। याद है, एक फॉर्मूला ये था इसका, एम वी माइनस एम यू। चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी वी है। इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है। एक फॉर्मूला इम्पल्स का एम वी माइनस एम यू से भी निकलता है, और एक फॉर्मूला इम्पल्स का, याद आ रहा है कुछ? देखिए, ये फायदेमंद रिकॉल्स हैं। एक फॉर्मूला मैंने प्रूफ के साथ बताया था पूरा उसमें, बट आप डायरेक्ट याद करेंगे। एक फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम। याद है, बेसिकली ये यहां से बना था कि F इज इक्वल टू एम ए होता है ना। इसका प्रूफ मैंने आपको उस लेक्चर में बताया हुआ था कि देखिए, F इज रिजल्टेंट फोर्स, M की जगह M, और एक्सेलरेशन इज V माइनस यू अपॉन T। ऐसे ही है ना? तो अब मुझे एक बात बताओ कि जब इसको ओपन करते हैं, M इंटू वी, एम वी माइनस एम इंटू यू, एम यू ओवर टी। अब एम वी माइनस एम यू को ही तो हम इम्पल्स नहीं कहते, चेंज इन मोमेंटम इसी को कहते हैं ना। तो फोर्स इज इक्वल टू, बेसिकली ये एम वी माइनस एम यू इज कॉल्ड इम्पल्स ओवर टाइम। तो इम्पल्स को निकालना है, तो फिर इम्पल्स वुड बी इक्वल टू, बोलो क्या? फोर्स इनटू द टाइम नहीं आ जाएगा? याद आ रही है बातें? बहुत इजी था। चलो, अच्छा, अब इम्पल्स का जो एसआई यूनिट है, अगर तो आप एम वी माइनस एम यू के जरिए निकालते हो, तो इम्पल्स के एस आई यूनिट्स क्या होंगे? दे विल बी अल्टीमेटली करते कराते केजी मीटर्स पर सेकंड, ये होंगे। बट अगर इम्पल्स आप इस फॉर्मूला से निकालते हो, फोर्स इनटू टाइम, तो इसके एस आई यूनिट्स फिर क्या होंगे? फोर्स विल बी न्यूटन्स, टाइम विल बी सेकेंड्स। न्यूटन सेकेंड, ये भी याद रखना, पूछ सकता है सवालों। रिकॉल हो रहा है जी? जैसे लगे ना कि मिसाल, यार ये क्या हो रही है बातें, ये क्या सर बोल रहे हैं, तो आप साइड पे एक चिट पे लिखो, और जाके वापस जब क्लास खत्म हो तो रिकॉल द होल मोमेंटम का एक इनटू टू की स्पीड पे लगा के ना, कानों में टूटियां लगा के आप क्विकली उसको सुन सकते हो। ठीक है, रिकॉल हो जाता, बड़ा जबरदस्त उससे। यार मैं अभी यकीन मानो, मई जून 2021 का ना, क्लास से पहले वैसे ही फारिग बैठा हुआ था, तो मैंने वैसे ही वो पेपर खोल के यूट्यूब पे देखा, और इनटू टू की स्पीड पे, तो यकीन करें मुझे रिकॉल हो रहा था यार कि कितना एक एक चीज हमें उसमें समझ में आ रही थी। तो ये काम की चीजें जरा किया करो। अच्छा, अब आइए जरा नेक्स्ट, लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन जी नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अ स्टूडेंट कैचेस अ क्रिकेट बॉल, द स्पीड ऑफ द बॉल इमीडिएटली बिफोर इट इज कॉट इज 18 मीटर्स पर सेकेंड। बच्चों, इस जुमले से दिमाग में क्या आ रहा है? दिमाग में ये आ रहा है कि देखो, ये जो बंदा बॉल कैच कर रहा है, ये बॉल ट्रैवल करती हुई आ रही है, और जस्ट बिफोर कैचिंग, देखिए, जस्ट बिफोर कैचिंग इस बॉल की स्पीड कितनी है? 18 मीटर्स पर सेकेंड है। जस्ट बिफोर द बॉल हिट्स द पर्सन's हैंड, आप देखा ना, उसके हाथ को लगने से लम्हा पहले, इमीडिएटली बिफोर कह रहे, तो बॉल की स्पीड
18 मीटर्स पर सेकेंड। विजुअल्स बनाओ, आप एग्जाम में भी ना ऐसे कर लिया करो। आगे कहता है द मास ऑफ द क्रिकेट बॉल इज 160 ग्राम्स। जरा आप देखिए, डेटा लिखते हैं कि मास 160 ग्राम्स है और उसकी वेलोसिटी 18 मीटर्स पर सेकेंड है। ठीक है, तो कहता है कि सबसे पहले पार्ट में तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द क्रिकेट बॉल इमीडिएटली बिफोर इट इज कॉट। तो इमीडिएटली बिफोर इट इज बीइंग कॉट उसकी वेलोसिटी 18 है, मास 160 ग्राम्स है। तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, आपको राउंडिंग रूल का भी बिल्कुल सुकून हो जाना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी हमने जूल्स में निकालनी। याद रखिए एसआई यूनिट्स में आंसरिंग करनी है। जरा बताना इसमें क्या चीज मिसिंग है। फिजिक्स में उसूल याद रखना, डेटा में कन्वर्जन करके फिर फॉर्मूला में एसआई यूनिट्स पुट करने। ये नहीं कि पहले जवाब निकाल लूं फिर एंड पे चेंज कर दूं, एंड पे चेंजिंग वाला काम नहीं। फिजिक्स में स्ट्रिक्टली आपने साथ ही पहले डेटा लिखकर चेंजिंग्स करनी है, सारी डेटा वैल्यूज को एसआई यूनिट्स में लेकर आना। मुझे बताइए 160 ग्राम्स को, देखिए 160 ग्राम्स को हम केजीज में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्या? इस बात का ना नंबर है पूरा। तो डेटा में ही आपने ये वर्किंग दिखानी है कि ग्राम्स टू केजीज। ग्राम्स टू केजीज मुझे बताइए कि इज इट स्मॉल टू बिग या बिग टू स्मॉल? इट इज स्मॉल टू बिग। तो बॉम्ब्स के वर्ड में बिग टू स्मॉल में जब आप जाते हो तो एम फॉर मल्टीप्लाई, स्मॉल टू बिग में जाते हो तो यू डिवाइड। अब आपको पता है कि 1 kg इज 1000 ग्राम्स। तो आप इसी 1000 के फिगर से स्मॉल टू बिग जा रहे हो तो यू विल डिवाइड बाय 1000। इस तरह डेटा में वर्किंग दिखा दो। तो 160 अपॉन 1000 क्या 0.16 नहीं आ रहा? अब ये वैल्यू आपने फॉर्मूला में इस्तेमाल करनी है। जरा गौर से देखो, ये वैल्यू भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2 सिग्निफिकेंट। वेलोसिटी भी कितनी दी हुई है? 2 सिग्निफिकेंट। अच्छा, अब इसमें तो सारे ही 2 सिग्निफिकेंट हैं। वो तो बताया था जब डिफरेंट डिफरेंट सिग्निफिकेंट की वैल्यूज हो ना, तो फिर उनमें जो लोवेस्ट है वो रेफरेंस है, याद है? बट जब सारों का ही एक ट्रेंड है तो वही रेफरेंस है। रूल क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब कि देखो, ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम अब काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे, अच्छा इसमें न्यूमेरिकल्स में भी ना जरा इस फॉर्म ऑफ वर्किंग को, यहाँ डेटा, सॉरी, यहाँ आपने डेटा लिख लेना है साइड पे जितना भी, और फिर यहां से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे चलना। ठीक है, तो अब जरा मुझे ये बताइए कि काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए यहां पे मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। हाफ की जगह हाफ, मास आ जाएगा 0.16 इनटू वेलोसिटी 18 का स्क्वायर। तो मुझे ये बताएं कि फिर आप काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी निकलेगी? अब आपने फॉर्मूला वैल्यूज, अब देखो इसमें 1 नंबर इस कन्वर्जन का है, 1 मार्क फॉर्मूला वैल्यूज का है, 1 मार्क आंसर का है, तो 3 मार्क का ये न्यूमेरिकल है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ कि ये कितना आंसर आपके पास आ गया? तो देखिए दिस इज, उसी तरह आप बॉक्स ओवर बॉक्स का पैटर्न डालो कि ये हाफ इंटू 0.16 इंटू 18 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 25.92। अब मुझे बताओ कि ये वैल्यू भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम काइनेटिक एनर्जी का जवाब 3 सिग्निफिकेंट कॉपी करेंगे। तो देखो 25.9, ठीक है, 25.9 जूल्स। बट अब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करें तो ये 1 ऐड होगा इसमें, तो दिस विल बिकम
काइनेटिक एनर्जी एज 26 जूल्स। तो गौर करो बच्चों, देखें, सी, तो द आंसर इज 26 जूल्स। जरा यस करो, राउंडिंग का रूल में अब कोई किसी किस्म का शक शुबा तो नहीं। चलें, अब जितने भी आपने पहले ईयरलीज अटेम्प्ट किए उसको जरा इस कानून पे अटेम्प्ट करो। देखें, ओल्ड ईयर्स में ना इस रूल के मुताबिक सम ऑफ द आंसर्स माइट वेरी फ्रॉम द मार्क स्कीम, बिकॉज उस वक्त थोड़ा एराटिक किस्म का रूल था, कोई सही बात, बट ये असल कानून आपने आज से इस तरह से आपने फॉलो करना। ठीक है जी। तो देखिए 26 जूल्स, अब ये तो इसका जवाब बता रहा है ना, ये देखो फॉर्मूला और उसमें वैल्यूज पुट करने की, और ये उसके बाद आगे की वर्किंग। खैर आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन पता है कि इसमें हम क्या करते होते हैं। तो देखिए मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इसकी ऐसे आ गई, तो दिस इज 26 जूल्स एज आवर फाइनल आंसर। ये क्लियर है सबको? अब देखिए इसी का बी पार्ट, जरा देखो बच्चों, बी पार्ट में कहता है कि इट टेक्स 0.12 सेकेंड्स टू कैच द बॉल एंड ब्रिंग इट टू रेस्ट। विजुअल करो कि देखो ये बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग हिज हैंड 18 मीटर्स पर सेकेंड से चल रही थी। जैसे ये बॉल उसने कैच की होगी तो उसको उसने अल्टीमेटली रेस्ट पे लाया है ना। मुझे बताएं जरा, देखें इस लफ्जों से डेटा कलेक्ट करते हैं। कहता है इट टेक्स 0.12 सेकेंड्स। तो ये क्या चीज है? ये टाइम है 0.12 सेकेंड्स का। कहता है इट टेक्स 0.12 सेकेंड्स टू कैच द बॉल एंड ब्रिंग इट टू रेस्ट। मुझे एक बात बताओ बच्चों कि जब वो अल्टीमेटली बॉल रेस्ट पे आ गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड नहीं होगी? अच्छा, हम इसको भी ना, जो खुद से जीरो लिख रहे हैं तो इसको 0.0 लिख लेते हैं बाकियों की तरह। ये भी दो सिग्निफिकेंट है तो इसको भी। फाइनल वेलोसिटी तो 0.0 है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? क्या 18 अब इनिशियल वेलोसिटी नहीं बन जाएगी? क्योंकि देखो अब ये सिचुएशन अगली स्टार्ट हो गई है कि बॉल, वो कहता है इट टेक्स 0.12 सेकेंड्स टू कैच द बॉल एंड ब्रिंग इट टू रेस्ट। तो मुझे ये बताएं कि जब बॉल को कैच करना, कोई कैच करता है तो जिस स्पीड पे बॉल उसको हिट करती है वो इनिशियल स्पीड, और जब वो ग्लव्स या वो हाथ उसका बॉल को अल्टीमेटली रोक देगा तो फाइनल स्पीड जीरो नहीं हो जाएगी? अब इस एक जुमले से देखिए आपने ये तीन बातें डिराइव करनी थी कि टाइम उसने बताया हुआ है कि इतनी देर लगी उस बॉल को इस स्पीड से इस स्पीड तक ड्रॉप करने के लिए। ठीक, और वो कहता है कि कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। चलो, इस सवाल का सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या बनता है? देखें, इस क्वेश्चन को ना बहुत से रास्तों से किया जा सकता है। जरा आप सोचिए पहले जल्दी से कि इसकी कौन सी दो अप्रोचेस हम यहां लगा सकते हैं। आई गिव यू अ मिनट और टू, जल्दी से इसको जरा आप कंप्लीट करके देखें। मैं फिर आपको इसके दोनों सजेशंस देता हूं, बड़ा जबरदस्त ये समझ में। चलो, तो बच्चों इस सवाल में देखिए अब स्टेप 1 क्या है। पहला, इस सवाल की जो फर्स्ट अप्रोच है, मैं पहले फर्स्ट अप्रोच का आपको स्टेप 1 2 बताता हूं। देखिए बॉल का जो मास था दैट वाज 0.16 किलोग्राम्स। नाउ फर्स्ट स्टेप यू कैन डू इज कि आप इसमें, इस बॉल में आने वाली डिसेलरेशन ये निकाल। देखिए आपने अल्टीमेटली एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल यानी एफ तलाश करनी। इस सवाल को करने का पहला स्टेप तो ये है कि मैं यहां से जो डिसेलरेशन, देखो बॉल इनिशियली 18 पे है, फाइनल 0 हो जाएगी इतनी देर में। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या हम वो डिसेलरेशन कॉज वो ना तलाश कर लें? तो v कितना था आपके पास? 0 माइनस
u कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 18 है। तो अब मुझे ये बताइए कि इनिशियल 18 है और टाइम लग रहा है 0.12 सेकेंड्स, सब कुछ ऐसा यूनिट्स में है। तो अब देखो आपका जवाब ही नेगेटिव आएगा डिसेलरेशन का। तो ये देखो ना, 0 - 18 इज -18 डिवाइड बाय 0.12। तो ये जवाब आपके पास आएगा -100 एंड -150। अब ये तो एग्जैक्ट आ रहा है, तो एग्जैक्ट को तो उसी तरह लिख देंगे। तो ये इस माइनस इशारा है कि इस बॉल में क्या आ रही है, इस बॉल में देयर इज अ डीसेलरेशन टेकिंग प्लेस। नेगेटिव एक्सेलरेशन, याद है हम डीसेलरेशन को ही कहते हैं। इसका मतलब है बॉल 150 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से डीसेलरेट हुई। अब इसी अप्रोच का दूसरा स्टेप कि देखिए, यूजिंग F इज इक्वल टू ma, आपने फोर्स तलाश करनी थी ना, एवरेज फोर्स ढूंढनी थी। तो मास कितना आ रहा है इस बॉल का, 0.16 इंटू डीसेलरेशन कितनी थी। अब उसको पुट 150 ही करो, -150 भी डालोगे तो फोर्स की वैल्यू नेगेटिव होना इशारा है कि वो एक डीसेलरेटिंग फोर्स है। तो माइनस ऑप्शनल होगा, बैक पे आप देखिएगा ब्रैकेट में वो डला होता है नॉर्मली। तो अब 0.16 इंटू 150 करूंगा तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, देखिए कितनी, एग्जैक्ट 24 न्यूटन्स। अब ये तो एग्जैक्ट आ रही है तो एग्जैक्ट ही लिख रहा हूं, लेकिन वैसे देखो सारी वैल्यूज दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये भी अगर ज्यादा लंबा जवाब होता तो इसको भी 3 सिग्निफिकेंट कॉपी करके फिर 2 सिग्निफिकेंट राउंड करते। एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये है। क्लियर हो गया जी? तो आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग जब देखोगे तो इसको पॉज करके आप दोबारा इसको खुद से सॉल्व कर लेना। तो एक तरीका तो 24 न्यूटन ये जवाब निकालने का आंसर है। देखिए बैक पे इफ यू लुक तो ये जवाब 24 न्यूटन ही आ रहा है, लेकिन हम इसको एक सेकंड अप्रोच से भी कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन होगी। अब देखिए सेकंड अप्रोच का स्टेप 1 क्या था। बिल्कुल, अब देखिए इस दूसरे तरह से अगर आप इसको करते हो, देखो जब मास और वेलोसिटीज और टाइम्स और फोर्स इन्वॉल्व हो रहा हो तो मोमेंटम और इंपल्स वाली बातें दिमाग में आनी चाहिए। तो अगर दूसरा अप्रोच लगाते हो तो देखिए सबसे पहले आप इसका इंपल्स ढूंढिए। इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, यानी mv माइनस mu। इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम से ही चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स निकलता है ना। तो अब mv का मतलब होगा मास 0 चलो इसको ना आप जरा अलजेब्रा भी लगाते हैं कि m कॉमन लेकर v माइनस यू ना कर दें। तो ये 0.16 इंटू 0 - 18, तो इम्पल्स कितना निकलेगा, ये आएगा 0.16 इंटू 0 - 18। ये आ रहा है माइनस, ये मैं सही कर रहा हूँ ना, हाँ, v0 माइनस इनिशियल 18 r। ठीक है, तो ये आएगा देखिए 0.16 मैस हो गया इंटू 0 - 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.88। अब देखो ये सारी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, तो हम इसको 3 सिग्निफिकेंट कॉपी करेंगे तो ये एग्जैक्ट आ ही 3 सिग्निफिकेंट रहा है। तो ये इतने इम्पल्स, इस केस में तो इसको केजी मीटर पर सेकंड बोलेंगे ना, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम के थ्रू निकाला।
अब इस अप्रोच का सेकंड स्टेप कि दोबारा इंपल्स का फॉर्मूला ही लगाएंगे, दैट इज फोर्स इनटू टाइम। तो देखो इंपल्स हमारे पास निकल आया ना 2.88, और फोर्स हमने तलाश करना है, और टाइम लगा था 0.12 सेकेंड्स। तो 2.88 अपॉन 0.12 इक्वल टू एफ। तो एग्जैक्ट इस एफ का जवाब 24 न्यूटन आ रहा है। तो आप इधर यूनिट भी साथ जरूर मेंशन करेंगे। तो देखो 24 न्यूटन। अब इसने मार्किंग स्कीम में ना इसको न्यूमेरिकल्स किसी भी तरह से आप कर सकते हो। तो देखो इसने उस तरह किया हुआ है कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स वाले फॉर्मूला से, या एफ इक्वल टू एम ए से। इन एनी केस जवाब वही सेम आना चाहिए। आप जरा मुझे एक बात बताओ कि देखिए इसका जो ये लास्ट पार्ट आज के लिए करते हैं जरा। कहता है सी में, कहता है एज द स्टूडेंट कैचेस द बॉल शी मूव्स हर हैंड बैकवर्ड्स। तो जो आप में से देखिए, अब जो लोग क्रिकेट खेलते हो, आपने देखा जब कोई बैट्समैन बहुत ही जबरदस्त किस्म की पक्की शॉट मारता है, जोरदार किस्म की, और वो कैच किसी फील्डर के पास जाता है, तो आपने देखा वो बॉल को पकड़कर थोड़ा सा, जैसी बॉल उसके हाथ से कांटेक्ट होती है तो वो हाथों को ऐसे पीछे की तरफ ले जाता है। ज्यादातर आपने ये विकेट कीपर्स को भी देखा होगा, जब वो बॉल पकड़ते हैं तो आपने देखा वो ऐसे बॉल पकड़ के हाथ को पीछे की तरफ ड्रैग करते हैं। किसी को मालूम है इस हरकत की साइंटिफिक वजह क्या है? देखिए अगर आप हाथों को वहीं जैम्ड रखो और बॉल आके उसमें हिट करे, तो आपको ठीक ठाक किस्म की बॉल जख्मी करेगी। बट जब आप बॉल को पकड़ते ही हाथों को साथ साथ ड्रैग करके उसे स्लो डाउन कराते हो, तो मुझे बताएं आपके हाथों को दर्द थोड़ा सा कम होता है ना? तो ये जो लोग खेलते हैं उनको अंदाजा है कि देखिए, अब मैं आपको इसकी साइंटिफिक वजह प्रूफ के साथ बताता हूँ। कहता है कि एज द स्टूडेंट कैचेस द बॉल शी मूव्स हर हैंड्स बैकवर्ड्स। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस एक्शन, यानी ये हाथों को पीछे ले जाने वाली हरकत। कहता है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस एक्शन ऑन द स्टूडेंट्स हैंड्स। तो स्टूडेंट के हाथों पे इस हरकत का क्या इंपैक्ट होता है? अब मुझे बताओ, आपने अभी इंपल्स का फॉर्मूला पढ़ा, जरा मैं आपको इसकी 1 मार्क एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। इंपल्स इज फोर्स इनटू टाइम, राइट? और इंपल्स, अब टाइम को मैं नीचे ले आऊं अगर, तो फोर्स और टाइम एक दूसरे के क्या है? फोर्स एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यस। अब होता पता है क्या है? व्हेन शी मूव्स हर हैंड्स बैकवर्ड्स, वो क्या कर रही है? वो एक्चुअली लॉन्गर टाइम, जो बॉल का इम्पैक्ट का टाइम है, वो उस टाइम को बढ़ा रही है। समझ रहे हो कि बॉल आके हाथों को लग रही है तो वो ज्यादा देर में उसे स्लो डाउन करवा रहा है, तो वो टाइम बढ़ा रहा है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट को बढ़ा रहा है। तो जब लॉन्गर टाइम ऑफ इम्पैक्ट होगा, याद है जब इम्पैक्ट का, बॉल और हाथों के इम्पैक्ट का टाइम वो बढ़ा लेगी, तो फिर उसके हाथों पे जो फोर्स लगेगी वो कम नहीं लगेगी और उसे कम दर्द होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि क्या इफेक्ट है उसके हाथों पे इस एक्शन का? कि देखिए वो जब हैंड्स को बैकवर्ड्स मूव कर रही है, तो हम लिखेंगे कि शी इज, या डायरेक्ट यूं लिखो कि एक लॉन्गर टाइम ऑफ इंपैक्ट ड्यू टू दिस एक्शन, क्यों लिख लें, चले, ड्यू टू दिस एक्शन, ये हाथों को पीछे करने वाले एक्शन की वजह से, ड्यू टू दिस एक्शन देयर इज
a longer time for impact, longer time of impact of the ball and the hands. So less force is exerted on her hands. ठीक, ये इसका एक जबरदस्त किस्म का एक जवाब बनता है साइंटिफिकली। तो देखिए ये इसका जवाब देखते हैं बैक से, वो क्या कहते हैं। देखिए एग्जैक्टली लॉन्गर टाइम ऑफ इम्पैक्ट या कॉन्टैक्ट, लॉन्गर टाइम ऑफ इम्पैक्ट या कॉन्टैक्ट एंड स्मॉल फोर्स ऑन देम यानी ऑन हर हैंड्स। एक मार्क है इसका, देखिए देयर इज ओनली वन मार्क फॉर दिस। तो ये पूरी जुमले की बात आपने इसमें ऐसे करके लिखनी थी। आई होप यहां तक बिल्कुल बात सही समझ में आ गई आप। दूसरी बात, उसने ये 7 ऑल्टरनेट आंसर ये भी लिख कर दिया हुआ है, जरा भी चेक कर लेते हैं। ये देख लो ना, मार्किंग स्कीम पढ़ना समझ आ रही है। कहता है या फिर लॉन्गर टाइम ऑफ इम्पैक्ट है एंड डज नॉट हर्ट एज मच। लेकिन चलो ज्यादा बेहतर वो ऊपर वाली बात है कि फोर्स कम लगेगी तो फिर साथ लिखें दो, इट विल नॉट हर्ट मच। तो एक पूरी कॉम्पैक्ट जबरदस्त किस्म का कह ले कि हर तरह से आंसर कवर्ड होगा। बहरहाल पहला फ्रेज पूरा जुमला आपका आंसर था। कहता है फिगर 2.1 shows a train. The total mass of the train and its passengers is 750,000 kg. The train is traveling at a speed of 84 meters per second. देखिए उसका जो mass है that is 750,000 kilograms, 750,000 kg यानी 7.5 लाख kg. ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट 84 मीटर्स पर सेकंड। तो ये 84 मीटर्स पर सेकंड ये ऐसे आएगा। तो अब वो कहता है कि द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड द ट्रेन टेक्स 80 सेकंड्स टू स्लो डाउन टू अ स्पीड ऑफ 42 मीटर्स पर सेकंड। देखिए वो कहता है कि ब्रेक्स लगती हैं, स्पीड उसकी पहले 84 थी, तो ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द ट्रेन टेक्स 80 सेकंड्स टू स्लो डाउन टू अ स्पीड ऑफ, देखिए टाइम टोटल 80 सेकंड्स लगा टू स्लो डाउन टू अ स्पीड ऑफ। तो ये तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ना, u। अब देखिए चूंकि इधर 2 वेलोसिटीज का जिक्र आ रहा है, तो मैं इस वजह से जरा केयरफुल हो रहा हूं कि देखिए ये हम अब मान लेंगे कि ये इनिशियल वेलोसिटी u था और फाइनल वेलोसिटी उसकी v जो है वो 42 मीटर्स पर सेकंड पे ड्रॉप करके यूं आ गई। तो देखिए मास ये है और वो कह रहा है द ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 84, तो ये 84 उसका इनिशियल वेलोसिटी। The driver applies the brakes and the train takes 80 seconds. तो 80 seconds के बाद कहता है he comes to a speed of 42 meters per second. अब वो कह रहा है calculate the impulse applied to the train as it slows down. बच्चों गौर करो, आपको यूनिट्स सारे SI यूनिट्स हैं। देखिए मीटर्स पर सेकंड, सेकंड्स, किलोग्राम्स, एवरीथिंग इज इन SI यूनिट्स, तो यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। अच्छा आपने फाइंड करना है इम्पल्स। मुझे एक बात बताइए कि इम्पल्स के कितने फॉर्मूलाज आप लोगों ने पढ़े हुए? देखिए इम्पल्स एक्चुअली हम उस चेंज इन मोमेंटम को ही कहते हैं, mv माइनस mu, या फिर इम्पल्स के देखिए 2 फॉर्मूलाज थे। इम्पल्स का एक फॉर्मूला तो होता है ये mv माइनस mu यानी चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स कहते हैं। याद है ये मैंने 2021 में भी किया डिस्कस, तो अब चीजें रिपीट पे आपको नजर आना शुरू होंगी। तो इम्पल्स का एक फॉर्मूला mv माइनस mu है और इम्पल्स का एक फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, तो इम्पल्स का एक फॉर्मूला आपके पास mv माइनस mu है और दूसरा फोर्स इनटू टाइम। अब वो सवाल में ये कहता है कि कैलकुलेट द इम्पल्स। अच्छा जी, अब सवाल ये था कि देखिए मैंने आपको बताया था ना इम्पल्स के ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, लेकिन डिपेंड करता है। अब जैसे 2021 में हमने पहले इम्पल्स का ये फॉर्मूला के थ्रू इम्पल्स ढूंढा था और फिर आपको याद होगा उस सवाल में हमसे फोर्स मांगी थी उसमें। यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे इम्पल्स हमें mv माइनस mu दिया हुआ है। वजह यह है कि देखो मुझे मास पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो मैं इम्पल्स फिर इधर इस तरह निकालूंगा। तो देखिए आप गौर कीजिएगा कि आप अगर इधर से अच्छा m अगर कॉमन ले लो, देखिए अब ये लंबा तरीका बन जाएगा। अगर इधर हम m कॉमन लेके अंदर v माइनस u लिख लें
तो मैथ्स तो आ जाएगा 750,000, वरना ठीक है आप फिर अलग अलग 750,000 इंटू वी करें, फिर माइनस 750,000 इंटू यू करें, तो इस तरह भी ठीक है। बहरहाल एम कॉमन लेकर भी किया जा सकता है कि अब इसकी फाइनल वेलोसिटी 42 है, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 84 थी, तो इसका जो इम्पल्स निकलेगा जरा ये कैलकुलेट करते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें ना आपको चूंकि जवाब कुछ माइनस आने का, नेगेटिव फॉर्म में आने का चांस है, तो ये चूंकि डिसेलरेशन हो रही है तो उससे कोई वैसे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इम्पल्स कैलकुलेट करते हुए बड़ी वैल्यू माइनस द छोटी वैल्यू भी कर दें तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। बहरहाल माइनस इसमें आप इग्नोर भी कर सकते हैं, तो आप इसको 84 माइनस 42 लिख दें या 42 माइनस 84, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन एक ही। तो 750,000 को इनटू आप कर दीजिए 84 माइनस 42, तो इम्पल्स यानी जो चेंज इन मोमेंटम आपके पास आएगा दैट इज 315,000,000। अब देखिए इसमें हमारे पास ये केजी डॉट मीटर्स पर सेकंड, इसमें यूनिट के मार्क्स भी होते हैं तो आपको लिखना चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए इसमें सवाल ये था बच्चों कि आपके पास ये तमाम वैल्यू सी, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक डिस्प्ले है, ये भी 2 तक है, ये भी 2 तक है। अब देखो ये जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ये देखो बड़ी अहम बात है, इसको इग्नोर प्लीज ना करें कि ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक वैल्यूज दी हुई है, ये भी 2 सिग्निफिकेंट, ये भी 75, 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो आपका जवाब ये, सॉरी डैश पे इसको फिलहाल नहीं एकदम छपना चाहिए। तो पहले आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जवाब आपका आया 315,000,000, सॉरी मैं अगले पार्ट में लिख गया हूँ इसको। तो ये मैं इधर आ जाता हूँ कि यहाँ पे ये 315,000,000 kg मीटर्स पर सेकंड। देखिए अब राउंडिंग का रूल बहुत सिखा चुका हूं कि अब क्वेश्चन में चूंकि सारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्ड वैल्यूज हैं, तो आप इसको भी फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करने के लिए व्हाट आर यू गोइंग टू डू, कि इसमें से इसको राउंड करना है तो ये आ जाएगा आपके पास 32,000,000 kg डॉट मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 32,000,000 ये आ जाएगा kg डॉट मीटर्स पर सेकेंड। ये इसका जवाब हम ऐसे करके लिख लेंगे। तो देखिएगा आपका बैक पे भी वही मार्क्स स्कीम आंसर्स होते हैं जो इस तरह से आपको कैलकुलेट करके ये 3.2 इंटू 10⁻⁷। तो चाहे इसको आप बेशक इस तरह से ही फिलहाल रख लीजिए या उस तरह से आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह करके। अच्छा बच्चों, अब आते हैं जरा कि देखिए इसमें सेकंड पार्ट में वो कहता है, अब इम्पल्स हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है, तो बच्चों राउंडिंग का उसूल उम्मीद है कि आपको अब बिल्कुल क्लियर होगा, बिकॉज अब हम ये तीसरी दफा समझो सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं इस पेपर के जरिए, ये लाजमन इस तरह चीजों को देखें। अब वो कहता है कि कैलकुलेट द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड टू द ट्रेन एज इट स्लोज डाउन। तो मुझे बताइए कि आपके पास अब इम्पल्स निकल आया हुआ है। देखिए इम्पल्स आपके पास अवेलेबल है, मैं एक मिनट इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अब राउंडिंग का उसूल क्या बताया था। सी इम्पल्स में अब आपने पिछले पार्ट का तो ये जवाब निकाल लिया, लेकिन जब आगे ये आंसर यूज होगा तो आप अनराउंडेड वाला 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जवाब जो है वो यूज करेंगे। हमें फोर्स इसने फाइंड करने को कहा है कि आप इसमें ये एवरेज फोर्स ढूंढिए, और टाइम कितना लगा था इसमें, देखिए ये 80 सेकेंड्स जो उसने हमें दिए हुए थे। तो अब ये भी एसआई यूनिट्स में है, ये भी एसआई यूनिट्स में है, तो फोर्स ऑटोमेटिकली फिर न्यूटन्स में निकलेगा। तो इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला आप सब लोगों को याद है, एफ इंटू टी था। 2 फॉर्मूलाज हैं इम्पल्स के, एक चेंज इन मोमेंटम यानी एम वी माइनस एम यू, और एक इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम। ये दोनों याद करने हैं आपने। तो अब इम्पल्स हमारे पास है 315,000,000, और इधर से फोर्स हमने फाइंड करना है, इनटू टाइम है 84। तो F will be 315,000,000 अपॉन 84 इज इक्वल टू F। तो देखिए F आपके पास ये कितना निकल के आएगा, तो ये आएगा 315 डिवाइडेड बाय 84, तो ये 375,000 ये आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है जी। इसका मतलब है कि अगेन देखो हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर छाप के एज यूजुअल बच्चों इसको 380,000 न्यूटन्स इस तरह से हमने इसको, ये जवाब यूनिट्स इसमें जरूर लिखें। अगर आपको यूनिट्स नहीं दिए हुए तो यूनिट जरूर लिखना है।
और अगेन आपको देख रहे हो ना कि हर जगह 2-2 सिग्निफिकेंट फिगर दिए हुए हैं, तो आप 3 सिग्निफिकेंट तक छाप कर 2 सिग्निफिकेंट राउंड करेंगे। और देखिए यही पिछला आंसर जब आगे कहीं यूज होगा तो इसका अनराउंडेड वर्जन देखिए मैंने यहाँ पुट किया और फिर उसको वही 3 सिग्निफिकेंट छाप के 2 तक राउंड किया, क्योंकि पूरे क्वेश्चन का ट्रेंड यही था। अब आपने क्या किया, जब इसका जवाब जाके हम चेक करेंगे तो सी इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास देखिए इम्पल्स या फोर्स उसकी वही 39 जो है, एक सेकेंड, 33.9 इंटू 10⁵ इसमें दिया हुआ है। देखिए 3.2 इंटू 10⁷। अच्छा जी, एक छोटी सी बात याद रखिए, देखिए अब किसी एक पार्ट क्वेश्चन की वजह से ना हम अपना राउंडिंग का रूल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपने देखा अब तक हर क्वेश्चन में मैंने यही रूल लगाया और मार्क्स स्कीम के मुताबिक ही यही आंसर आया, तो आगे पीछे हर जगह यही होता है। बहरहाल आप इस वजह से अपनी कॉन्सेप्ट को खराब ना करें। तो यही तरीकेकार होता है बच्चों कि आपने अगले पार्ट में जब ये वैल्यू यूज करनी है तो अनराउंडेड वाली यूज करना, और फिर उससे जो 3 सिग्निफिकेंट जवाब आए, मैं एक मिनट कैलकुलेटर पर दोबारा चेक कर लेता हूँ। सॉरी, टाइम 80 सेकेंड्स था। अच्छा नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ की है, सॉरी। हाँ 84 मैंने टाइम पुट कर दिया, सॉरी जी 84 नहीं है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि ये रूल कैसे बदल गया, तो ये 80 ही आएगा। तो एक सेकेंड आया, आई एम सॉरी, मैं इसको एक मिनट चेंज कर देता हूँ। तो आपके पास ये 84 नहीं था, इट वाज 80 सेकेंड्स, क्योंकि देखिए जी इट टुक 80 सेकेंड्स, तो ये गड़बड़ हुई है। बहरहाल रूल आपको क्लैरिटी से समझ आ चुका है। तो अब ये 315000000 डिवाइडेड बाय 80 है, तो ये गलती आपने शायद शुरू में ही पकड़ ली होगी मेरी। तो देखिए इसमें इसका आप कैलकुलेटर पे जवाब जो फोर्स का आ रहा है दैट इज 393। ठीक है, 393,750 है, लेकिन मैं उसको 000 ही कर लेता हूँ। 3 सिग्निफिकेंट तक छाप कर अब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे तो इसकी वजह से कुछ ऐड नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 390,000 न्यूटन्स। तो इसका मतलब है 390,000 न्यूटन्स जो है ये आपका जवाब है। तो अब सी बिल्कुल रूल्स के मुताबिक हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो मैंने टाइम गलत डाल दिया था 84, बाय मिस्टेक मैंने वो वेलोसिटी यहाँ से देख ली थी, एक्चुअली टाइम तो इसका 80 सेकेंड है। अब देखिए वो कहता है, सी इन दिस क्वेश्चन इट सेज के सजेस्ट हाउ द शेप ऑफ द ट्रेन helps it to travel at high speeds। देखिए suggest how the shape of the train helps it to travel at high speeds। आपको देखिए जरा ट्रेन की बॉडी पे गौर कीजिए, क्या ये ट्रेन की बॉडी एक एरोडायनामिक शेप नहीं? देखिए ये ट्रेन की बॉडी अगर एक एरोडायनामिक शेप है तो ये जब एयर आएगी इधर से इसको हिट करने, तो इसकी स्लाइडिंग बॉडी की वजह से, याद है, ये इधर से एयर पार्टिकल्स ग्लाइड करके ऊपर से निकल जाएंगे, तो इसलिए ये हाई स्पीड पे फिर ट्रैवल करेगी ना। तो उसने सवाल पूछा है सजेस्ट हाउ द शेप ऑफ द ट्रेन हेल्प्स इट टू ट्रैवल एट हाई स्पीड्स, 1 मार्क। तो हमने इस बारे में ये बात पढ़ी थी फ्रिक्शन के टॉपिक कि जी ड्यू टू, देखिए ड्यू टू इट्स एरोडायनामिक, ड्यू टू इट्स एरोडायनामिक शेप, ड्यू टू इट्स एरोडायनामिक शेप या स्ट्रीमलाइन, इसको ना अब स्ट्रीमलाइन बॉडी भी कहते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स याद रखना, ड्यू टू इट्स एरोडायनामिक शेप या स्ट्रीमलाइन बॉडी, उसकी जो बॉडी है इट रिड्यूसेस द ड्रैग या एयर फ्रिक्शन, इट रिड्यूसेस द ड्रैग या एयर फ्रिक्शन, एंड इसी वजह से ये इतना स्पीड अप करता है। अगर आप इधर से इसका जवाब देखिए सी, तो इट इज समथिंग लाइक, वो कहता है कि reduces drag या रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस बाय द ट्रेन या मोर स्ट्रीमलाइन। तो दोनों बातें हमने चलो बीच में इन्वॉल्व कर दी, ठीक है। अच्छा आगे वो कहता है, देखिए इट सेज के द ट्रेन टुक 80 सेकंड्स टू रिड्यूस इट्स स्पीड फ्रॉम 84 मीटर्स पर सेकंड टू 42। कहता है द ट्रेन टुक 80 seconds to reduce its speed from 84 to 42, explain why with the same braking force the train takes more than 80 seconds to reduce its speed from 42 to 0। देखिए 84 का हाफ होता है ना 42, 84 का आधा है 42। तो उसने सवाल में ये कहा, कहता है ट्रेन को 80 सेकंड्स लगे उसकी स्पीड को 84 से 42 में लाने के लिए, कहता है एक्सप्लेन करो कि क्यों विद द सेम ब्रेकिंग फोर्स, कहता है अगर उतनी ही ब्रेकिंग फोर्स लगाए
तो अब ट्रेन मोर देन 80 सेकेंड्स लेगी टू रीच फ्रॉम 42 टू 0। यानी 84 से 42 होने में 80 सेकेंड्स लगे, तो उतनी ही ब्रेकिंग फोर्स कहता है अगर लगाएं तो क्यों 80 से ज्यादा सेकेंड्स लगेंगे से 42 से 0 पे लाने के लिए। तो बच्चों इसका जवाब ये होता है कि देखें, अब इसमें ना उसका सवाल को समझने की आप थोड़ी सी ये कोशिश करें कि जब उसकी स्पीड 84 मीटर्स पर सेकंड से 42 पे आएगी, तो देखिए उस वक्त तो उसकी स्पीड बहुत हाई थी। जब स्पीड हाई थी तो जाहिर है उस पर जो लगने वाली एयर फ्रिक्शन है या ड्रैग है वो भी बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, जब ये ड्रैग ज्यादा होगी तो अब जब वो कह रहे हैं कि स्पीड उसकी रिड्यूस हो गई 42 से 0 पे लाने के लिए, तो वो कहता है कि फिर क्यों मोर देन 80 सेकेंड्स लग रहे। तो देखिए इसलिए मोर देन 80 सेकेंड्स लगेंगे कि जब स्पीड स्लो हो जाती है तो उस पर लगने वाली एयर रेजिस्टेंस भी जो है वो कम लगती है, और जाहिर है जब कम एयर रेजिस्टेंस लगेगी तो फिर उसको ज्यादा टाइम लगेगा टू ब्रेक डाउन इट स्पीड टू 0। तो हम कहेंगे कि जी एट स्लोअर स्पीड्स इसलिए मोर देन 80 सेकेंड्स लग रहा है बिकॉज एट स्लोअर स्पीड्स द एयर रेजिस्टेंस या द एयर ड्रैग या द ड्रैग विल बी लेसर। तो एट स्लोअर स्पीड्स द एयर रेजिस्टेंस विल बी लेसर। तो चूंकि वो लेसर होगा इसलिए मोर टाइम विल बी टेकन। तो 80 सेकेंड से इसलिए वो ज्यादा टाइम जो है वो यहाँ ले। इसका जवाब अगर हम चेक करें तो सी इफ यू लुक बैक एट द मार्क स्कीम, तो उसने कहा लेस ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस एट स्लोअर स्पीड्स। ठीक है जी। तो एक मार्क में तो सिंपली आपने इसका यही जवाब लिखना था। अब देखिए उसने अगले सवाल में कहा कि ऑन अ वेट डे द ट्रेन ट्रेवल्स अ ग्रेटर डिस्टेंस बिफोर इट स्टॉप्स अलोंग द सेम ट्रैक। वेट डे है यानी उस पर मॉइस्चर है, तो आपको वो कह रहे हैं ट्रेन के ट्रैक पे, तो ग्रेटर डिस्टेंस कहता है वो लेता है रुकने से पहले अलोंग द सेम ट्रैक। द ट्रेन हैज द सेम स्पीड ऑफ 84 बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। सो जस्ट द रीजन फॉर दिस। तो यार वेट डे के ऊपर आपको पता है कि स्लिपरी कंडीशंस है, जाहिर है जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस वो बढ़ नहीं जाएगा। वेट डे के ऊपर द ट्रेन ट्रेवल्स ग्रेटर डिस्टेंस बिफोर इट स्टॉप्स अलोंग द सेम ट्रैक, द ट्रेन हैज द सेम स्पीड ऑफ 84 एंड द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो एक मार्क का सवाल है कि रीजन बताइए क्यों। देखिए ऑब्वियसली कि वेट डे के ऊपर द फ्रिक्शन बिटवीन, वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, द फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रेन एंड द ट्रैक, between the train and the track is reduced, between the train and the track is reduced। तो जाहिर है the train में स्लाइड, तो रुकने पे वो शायद ऐसे स्लाइड भी करे बिकॉज वेट कंडीशंस में फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो देखिए ये टोटल डायनामिक्स काइनेमैटिक्स टाइप और मोमेंटम का मिक्स्ड एक सवाल था जिसके 8 फ्री के मार्क्स थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फिगर 2.1 शोज अ मॉडल, कहता है इट शोज अ मॉडल फायर इंजन, इट्स ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब ये असली नहीं है, एक मॉडल है, इस जहन में रखो कि दिस इज नॉट अ रियल, इट्स अ मॉडल फायर इंजन। और कहता है इट्स ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो ये हम ब्रेकें लगाते हैं। तो अब क्या होगा जब आप ब्रेक्स लगा रहे हो, देखो यहाँ पे उसने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये एक जेट ऑफ वाटर थ्रो कर रहा है ये मॉडल, तो मॉडल फायर कंटेनिंग वाटर टैंक। अब ये इसमें एक वाटर टैंक लगा हुआ है, सपोज ये सारा करके ये पानी का टैंक है सारा, इसमें पानी स्टोर्ड है, और इधर से ये वाटर जेट फेंक रहा है आग बुझाने के लिए। ठीक है, अब सवाल ये है, कहता है 0.8 kilograms is emitted in the jet every 6 seconds. अब सी दिस कॉल्स फॉर अ यूनिटरी स्टैंडर्ड। कहता है कि 0.80 kg पानी एमिट हो रहा है in every 6 seconds at a velocity of 0.72 relative to the model। तो अब देखो ये 0.60 kg तो हमारे पास वो मास ऑफ द वाटर है ना, 0.80 kg, सॉरी मास भी ऐसा यूनिट्स में 0.80 kg इज एमिटेड एवरी 6 seconds। तो टाइम कितना उसने हमें दिया हुआ है, तो 0.8 kg इज एमिटेड एवरी 6 seconds, 6.0 बोला। तो हम स्टैंडर्ड भी बना लेते हैं कि अगर 6.0 सेकेंड्स में 0.80 kg एमिट हो रहा है, ये वो कह रहे हैं। ठीक है,
एट अ वेलोसिटी ऑफ, तो वेलोसिटी कितनी दी हुई है उसने उसने 0.72 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है, ये उसने हमें वैल्यू दी हुई है। तो अब जरा गौर करो, अब तक सारी वैल्यूज दो दो सिग्निफिकेंट जा रही हैं, तो ये भी दो सिग्निफिकेंट। अब वो कहता है कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वाटर दैट इज इजेक्टेड एवरी 6 सेकेंड्स। अब आपने चेंज इन मोमेंटम निकालना। देखिए चेंज इन मोमेंटम निकालने के हमने पढ़ा था कि फॉर्मूला क्या होता है। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला तो ये था, अब चेंज इन मोमेंटम को याद है इम्पल्स भी कहते हैं। चेंज इन मोमेंटम या जिसको हम इम्पल्स कहते थे, याद है, इसको हमेशा यूं लिखा करो, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम एम यू। याद है बच्चों, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम निकल आएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, कहता है कि 0.8 kg of water is emitted in the jet every 6 seconds at a velocity of this relative to the model। तो चेंज इन मोमेंटम, अब जरा बताइए कि इसका कैसे हम फाइंड। तो बच्चों करना ये है कि देखिए आपके पास फॉर्मूला तो ये आ गया एम वी माइनस एम यू। अब देखिए आपके पास एम जो है उसका 0.8 kg है, इनटू वेलोसिटी जो दी हुई है उसने 0.72 है, और इनिशियल मोमेंटम तो इसमें जाहिर है एम इंटू जीरो स्पीड होगा तो ये जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। मास फिर वही 0.8, तो इसको आप बल्कि यूं भी अगर वो कॉमन लेने वाली हरकत कर लो, सॉरी एक सेकंड ऐसे इसको लिख लेते हैं कि देखिए इसको अगर हम यूं कर लें, सपोज इफ आई डू इट दिस वे, कि ये तो चेंज इन मोमेंटम यानी इम्पल्स यानी एम वी माइनस एम यू किया हमने, एम ब्रैकेट वी माइनस यू कर सकते हैं। तो एम 0.80 आ रहा है और इन टू वी इज 0.72 माइनस जीरो, तो ये कितना बनता है फिर। जी स्पेस की यूटिलाइजेशन जरा सही करते जाओ बच्चों, मैं थोड़ा सा अब जरा रैंडमली इसको कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है आप किस तरह सीक्वेंस में चलना है। तो 0.80 इंटू 0.72, अब देखो ना ये आ जाएगा 0.80 इंटू 0.72 माइनस जीरो, तो 0.72 ही रहेगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.576, यानी 0.576 केजी मीटर्स पर सेकंड। याद है इसके यूनिट्स केजी मीटर पर सेकंड होते हैं। अब गौर कर रहे हो कि हर वैल्यू दो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये भी 3 तक छाप के हम इसको अब दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखेंगे, 0.58 केजी मीटर्स पर सेकंड। तो ये आ गया आपके पास 0.58 केजी मीटर्स पर सेकंड, ऐसे करके, ठीक। तो 0.58 केजी मीटर्स पर सेकंड, ये आप इसकी वैल्यू यूं लगा लोगे। अब तो देख लेते हैं, चलें आंसर हमारा सेम ही आ रहा है कि नहीं। तो इसने तो ये ऐसे ही किया हुआ है, ये किधर गया, 2a। तो देखो चेंज इन मोमेंटम इज एम वी, मैंने चलो पूरा कर दिया, 0.08 इंटू 72, 0.58 केजी मीटर्स पर सेकंड। अच्छा अब आपके पास ये चेंज इन मोमेंटम निकला है, आगे क्या कहता है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉडल बिकॉज ऑफ द जेट ऑफ वाटर। देखो आपके पास अब चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला क्या था, इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम था ना? याद। अब इम्पल्स की वैल्यू आपके पास इस प्रीवियस पार्ट से तो निकल आई है। देखिए ये चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स इस फॉर्मूला से भी निकलता है और इस फॉर्मूला से भी निकलता है, ये दोनों बताया हुआ है किसी ईयरली में, मैंने 24 से 23 में याद भी इसको रिकॉल भी करवाया था। तो अब यही इम्पल्स की वैल्यू यानी चेंज इन मोमेंटम 0.58 हम यहाँ लगा लेंगे, और उसने हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है ना, तो फोर्स एफ लगा लेंगे, और टाइम जो है वो ये 6 सेकेंड्स का था। तो बताइए कि फिर एफ इसका कितना इस केस में निकलना चाहिए, जरा एफ की वैल्यू देखिए।
कैलकुलेटर पे हम देखेंगे अब इसको आगे 0.58/6 करके हम इसको यूं लिख लेते हैं। तो आप बेशक ना इसमें ये अनराउंडेड वैल्यू यूज कर लो या राउंडेड, अब न्यू ईयर्स के मुताबिक रूल्स बता रहा हूँ, तो आप राउंडेड ही इस्तेमाल कर लें तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोर्स आपका सब्जेक्ट बन के इधर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे अब आप देखें ये करेंगे 0.58 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये 0.096। चूंकि देखिए अब आपके पास ये दो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं, तो 0.966 न्यूटन आ रहा है। तो 3 सिग्निफिकेंट लिख के अब 2 तक राउंड करूंगा तो ये 0.097 न्यूटन आएगा। अब देखिए आपका जवाब इस ईयर के बैक मार्क स्कीम से इस केस में थोड़ा सा स्लाइटली फर्क है। तो ये 0.096 आ रहा है, आपका 0.097 आ रहा है, क्योंकि अब न्यू रूल्स के मुताबिक आपने चलना। तो खैर अगेन नो वरीज, आप जो कर रहे हो तरीका जो बताया हुआ है उस पर आप चलें, ठीक है। तो न्यू ईयर्स के मुताबिक इट शुड हैव बीन 0.097। बट अगर आप ये राउंडेड अनराउंडेड भी लेते हो 0.576 और डिवाइड बाय उसे 6 करते हो तो भी वो वाला आंसर आ सकता है। बहरहाल आइदर वे इट्स करेक्ट, तो आप यूं इसको किया जा सकता है। अच्छा अब जरा देखिए, तो ये फॉर्मूलाज इम्पल्स का और मोमेंटम का याद रखना। अब कहता है द ब्रेक्स ऑफ द मॉडल आर रिलीज्ड। देखिए अब इस मॉडल की हमने ब्रेक्स रिलीज करने का क्या मतलब है, अप्लाई करना और रिलीज करना। अब वो कह रहा है कि द ब्रेक्स, हमने ब्रेक्स छोड़ दिए हैं, रिलीज कर दिए हैं, तो स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द मॉडल। मॉडल किस तरफ एक्सेलरेट करेगा, कि जब आपने ब्रेक रिलीज की तो मॉडल किस तरफ एक्सेलरेट करेगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द मॉडल। देखिए आपने इसमें एक बात ये देखनी है कि जब आपने ब्रेक्स रिलीज की तो मॉडल वैसे तो उसमें बताया हुआ उसने कि ये खड़ा था ऐसे, पानी का जेट वो थ्रो करता जा रहा है। तो जब उसने तो देखिए वो कहता है कि अब यहाँ पे ना, जब आपने ब्रेक्स को रिलीज किया, उस मॉडल के ब्रेक्स दबी हुई हैं, ब्रेक्स आपने जैसी छोड़ी, तो वो कहता है कि अब स्टेट एंड एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द मॉडल। तो पहले तो आप स्टेट करें द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। देखिए जब आप ब्रेक रिलीज करेंगे, ये वाटर जेट आगे थ्रो करेगा वो, तो अभी तो इस वाटर जेट को आपने ब्रेकों से दबा के इसकी पुश से आप पीछे नहीं जा रहे, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक्स रिलीज करेंगे, ड्राइवर अंदर से ब्रेक्स रिलीज करेगा और हर 6 सेकंड बाद ये जब जेट पानी का रिलीज होगा इस, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि पानी का जेट जब इस तरफ थ्रॉटल मार रहा है, तो एज अ रिएक्शन ये जो मॉडल है ये कहाँ की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो इफ द जेट ऑफ वाटर इज गोइंग फॉरवर्ड, तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रक है ये फिर एक्सेलरेट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी टुवर्ड्स द राइट साइड। तो अगर जेट ऑफ वाटर फोर्स आगे की तरफ दे रहा है, तो एज अ रिएक्शन ये जो होगा ये एक्सेलरेट करेगा बैकवर्ड, यानी एकदम ये ट्रॉली, ये मॉडल जो है पीछे की तरफ भागता है या राइटवर्ड्स की तरफ। तो स्टेट तो ये करना है कि डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, तो हम बोलेंगे टुवर्ड्स। तो जैसी ब्रेक्स आप छोड़ देंगे, देखिए जहन में रखिए ब्रेक्स रिलीज हो गई हैं, तो अब जैसी वो वाटर जेट आगे थ्रो होगा तो मॉडल तो पीछे की तरफ पुश होगा ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स राइट या बैकवर्ड्स। तो जिधर वाटर जेट जा रहा है उसके ऑपोजिट जाएगा। ये समझ आई कि देखिए एक्शन रिएक्शन वाली बात है कि वाटर जेट आगे जा रहा है तो मॉडल एज अ रिएक्शन पीछे धक्का खाएगा। जी बिल्कुल, जैसे वो गन की रिकॉइल नहीं होती, आप जब गन शॉट करते हो तो बुलेट तो आगे जाती है बट आपको झटका बैक की तरफ लगता है। तो अब एक्सप्लेनेशन इसकी आपने क्या देनी, एक्सप्लेनेशन ये देनी है कि जो फोर्स पानी दे रहा है जेट का वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में दे रहा है, ठीक है। तो उस पे जो मॉडल पे फोर्स लगेगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी ना। तो एक्सेलरेशन
उस मॉडल की एक्सेलरेशन बैकवर्ड हो रही है, तो एक्सेलरेशन उसी तरफ नहीं होती जिस तरफ रिजल्टेंट फोर्स लग रही हो। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ये है कि देखो, ये जो जेट है ये आगे फोर्स दे रहा है, एज अ रिएक्शन इस मॉडल पे ये पीछे धक्का खा रहा है। पीछे धक्का खाने का मतलब है ये बैकवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है। तो एक्सेलरेट उसी तरफ होता है ना जहां पर रिजल्टेंट फोर्स लगती है। तो मॉडल पे रिजल्टेंट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रही है। तो हम बोलेंगे एक्सप्लेनेशन में कि द फोर्स एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन, force acts in the same direction as acceleration. Force acts in the same direction as as acceleration. ठीक है, तो फोर्स जो है वो एक्ट करती है इन द सेम डायरेक्शन एज एक्सेलरेशन। ठीक है जी, तो इधर से अब जरा इसका जवाब चलें एक दफा मेक श्योर करते हैं कि ये हमने सही लॉजिक सोची है, बिल्कुल सही सोची है, जरा देखते हैं। तो देखो इसका ये पार्ट कहता है स्टेटमेंट में एक्सेलरेशन इज टू द राइट या बैकवर्ड्स, बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन ये है कि देखो फोर्स फ्रॉम वाटर ऑन द मॉडल टू राइट बैकवर्ड्स, acceleration in the same direction as the force from water। ये हमने फ्रेज उसको ये लिखा है या मॉडल पे वो, यानी वही बात जो उसने जो हमने कही थी कि देखिए ये जो फ्यूल जेट जब आगे पानी पुश आगे हो रहा है तो इस पे रिकॉइल फोर्स लगेगी बैकवर्ड्स, इसीलिए ये एक्सेलरेट भी उसी तरफ करेगा ना जहां पे उसको रिकॉइल फोर्स लग रही। तो एग्जैक्ट वही बात हमने भी इसी तरह की है, 2 मार्क्स ये हमें सही मिलते हैं। अब जरा आइए इस अगले पार्ट डी में कहता है इन द सी मॉडल कंटेन्स अ वाटर टैंक व्हिच इज इनिशियली फुल। कहता है इन सी, यहाँ सी वाले केस में कहता है कि ये उस मॉडल की बात हो रही है जिसमें जो पानी कंटेन कर रहा है जो कि इनिशियली फुल है। ठीक है, इनिशियली जो फुल है वो कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन। State and explain any change in the magnitude of the initial acceleration if the brakes are first released when the tank is empty, nearly empty। तो जब टैंक एम्प्टी होगा तो मुझे बताइए कि टैंक एम्प्टी होने का मतलब है, देखिए F इज इक्वल टू एम ए एन। टैंक जब एम्प्टी होगा तो उसका जो मास है, अब देखो मास और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही आपने वाटर टैंक शुरू में फुल था सी पार्ट में, बट अब उसने कहा है कि जी टैंक जब एम्प्टी हो जाएगा तो स्टेट करो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन और एक्सप्लेन करना। तो आपने इसमें सिंपली ये कहना है कि देखो मुझे एक बात बताओ कि जब टैंक एम्प्टी होगा तो उसका मास बहुत कम नहीं हो जाएगा? मास कम होगा तो एक्सेलरेशन तो इंक्रीज कर जाएगी ना, क्या ख्याल? तो हम इसमें ये कहेंगे कि स्टेट हमने करना था ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा जब वो टैंक इज एम्प्टी। तो हम बोलेंगे कि द acceleration is more एज कंपेयर टू जब टैंक फुल था। क्योंकि देखिए टैंक एम्प्टी हुआ तो मतलब मास कम हो गया तो एक्सेलरेशन उसकी बढ़ गई। ठीक है, और अब वो कहता है कि एक्सप्लेन करो इस बात को। ठीक है जी, तो इसमें एक्सप्लेनेशन यही वाली है कि एज mass is inversely proportional to as mass is inversely proportional to acceleration। ठीक है जी, as mass is inversely proportional to acceleration, so decrease in mass, so a decrease in mass will cause या produce a greater
will produce a greater acceleration. Will produce a greater acceleration. ठीक है, तो ये ग्रेटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो लेट्स सी कि ये क्या कहता है, इसको हम कंपेयर कर लेंगे। तो देखो कहता है एक्सेलरेशन मोर होगी, एक्सेलरेशन इज मोर, सॉरी ये कट गया, एक्सेलरेशन इसकी ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि मास कम हो गया, फोर्स चूंकि कांस्टेंट है। तो मीनिंगफुल रेफरेंस टू एफ इक्वल टू एम में देखे मैंने वही किया, न्यूटन सेकंड लॉ या चेंज इन मोमेंटम। तो वही बात हमने एक्सप्लेन की कि मास लेस है, मार्क किसके दे रहा है वो, 2 मार्क्स है ना, तो एक उसका और एक। तो मीनिंगफुल रेफरेंस में हमने दोनों बातें लिख ली कि मास, अब ये एफ इक्वल टू एम में इससे रेफरेंस आ गया मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, तो ये इस वजह से ये तेज दौड़ेगा ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका पूरा क्वेश्चन नंबर 2 था।